हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिवील जीके। नाउ ये आपका पहला पार्ट होने वाला है पॉलिटी के पीवाईक्यूज का। तो इस पर्टिकुलर वीडियो से हम लोग अपने यहाँ पे पॉलिटी के पीवाईक्यूज शुरू करेंगे। इससे पहले हमने और बहुत सारे आपके यहाँ पे जो सब्जेक्ट्स थे, जैसे हमने यहाँ पे साइंस पोर्शन जो आपका है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, फिर हमने यहाँ पे किया था ज्योग्राफी, फिर हमने किया था इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इन सारे सब्जेक्ट्स के पिछले 6 साल के आपके यहाँ पे क्वेश्चन लगा रखे हैं। अगर आपने अभी तक इन सब्जेक्ट के वीडियोज नहीं देखे हैं, पीवाईक्यूज नहीं सॉल्व करे हैं, तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में ही है। एक ही सिंगल प्लेलिस्ट में आपको सारे पीवाईक्यू सारे वीडियोस आपको देखने को मिल जाएंगे और सीक्वेंस वाइज लगे हुए हैं, तो आपको इधर उधर सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आप उस प्लेलिस्ट को आप सेव कर लेना। इसके बाद भी आपके यहाँ पे जो वीडियोस आने वाले हैं वो भी सब आपको सेम ही प्लेलिस्ट में देखने को लेंगे सीक्वेंस वाइज। तो अब आपका यहाँ पे ये पॉलिटी बचा है और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ आपका हिस्ट्री बचा हुआ है। ठीक है, और जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हम यहाँ पे वेटेज के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे चल रहे हैं कि किसमें आप सबसे ज़्यादा आपके लिए ईजी रहेगा यहाँ पे स्कोर करना, वो हमने यहाँ पे शुरू में सारे सब्जेक्ट्स कर लिए हैं। और क्योंकि आपका पॉलिटी भी वन ऑफ द ईजीएस्ट सब्जेक्ट है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि ईजीएस्ट नहीं है, पर यहाँ पे अभी हाल फिलहाल में इसका वेटेज कम हो रहा है। ठीक है, इसलिए आपका यहाँ पे मैंने इकोनॉमिक्स के ये बात कराया है। तो अब हम यहाँ पे इस पर्टिकुलर वीडियो में बेसिकली यहाँ पे डिस्कस करने वाले जितने भी आपको क्वेश्चन पिछले 6 साल में प्रेसिडेंट से रिलेटेड, वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड, नीति आयोग से रिलेटेड, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से रिलेटेड, या फिर आपके रिट से रिलेटेड, जो भी आपको यहाँ पे इन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे हैं, उन सबको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। अगर आप यहाँ पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर, वीडियो को लाइक कर देना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुँच पाए, उनकी भी यहाँ पे हेल्प हो पाए। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ ही साथ अगर आपको वहाँ पे डाउट्स पूछने तो आप डाउट भी पूछ सकते हो, मुझसे भी पर्सनली पूछ सकते हो। और साथ ही साथ जो आपकी जैसे यहाँ पे लोग प्रिपेयर कर रहे हैं आपके जैसे, तो आप उनसे भी 1-to-1 सेशन या फिर ग्रुप में आप आपस में डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब अगर हम आगे बात करते हैं तो यहाँ पे देखो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है कि CDS 1 2023 में आपका आ रखा है। यहाँ पे आपसे ये पूछा जा रहा है कि किसको इनमें से, जो आपको ये ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से किसको डिस्क्रिशनरी पावर दी गई है यहाँ पे शेड्यूल के अंदर। ठीक है, 5th शेड्यूल के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के, जहाँ पे वो सेटअप कर सकता है ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल आपके स्टेट के अंदर। ठीक है, विच हैज शेड्यूल्ड ट्राइब बट नॉट शेड्यूल्ड एरियाज। मतलब यहाँ पे आपसे बस सिंपल टर्म्स में ये बोला जा रहा है कि 5th जो आपका शेड्यूल है, जैसे आपको पता होगा कि आपके ओवरऑल शेड्यूल कितने हैं, ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ओवरऑल शेड्यूल आपको पता है यहाँ पे कितने हैं, वो है आपके पास यहाँ पे ओवरऑल 12। ठीक है, अब 12th में जो आपका यहाँ पे 5th शेड्यूल है, 12 शेड्यूल्स में आपके जो 5th शेड्यूल है, उसमें कुछ डिस्क्रिशनरी पावर दी गई है एक पर्टिकुलर इंसान को या फिर पर्सनैलिटी को, आपका यहाँ पे कि वो एक ट्राइब एडवाइजरी काउंसिल क्या है यहाँ पे स्टेट के लिए यहाँ पे वो सेटअप कर सकता है। ठीक है, जिसके अंदर शेड्यूल्ड ट्राइब्स रहेंगे पर शेड्यूल्ड एरिया उसमें कवर नहीं रहेंगे। तो ये बस आपको यहाँ पे बताया गया है। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका रहेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। जैसे आपको आर्टिकल 52 पता होना चाहिए। ये बेसिकली आपको बताता है कि देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पे ये बताता है कि प्रेसिडेंट है या फिर नहीं है। बेसिकली आपको 52 ही एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो आपको बताता है कि आपका प्रेसिडेंट होना चाहिए कंट्री में। ठीक है, ये आपका है 52 आर्टिकल। इसके अलावा आप देखोगे जैसे आपका 53 आर्टिकल है, जो आपको एग्जीक्यूटिव पावर बताता है आपके प्रेसिडेंट की। ठीक है, कि क्या क्या आपके यहाँ पे एग्जीक्यूटिव पावर है प्रेसिडेंट की, ये आपको बताता है। ठीक है, जैसे आपको पता ही है कि आपका हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट कौन सी है, वो आपकी प्रेसिडेंट ही है। तो यहाँ पे मैं ये भी लिख दे रहा हूँ, आपकी जो हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल जो आपकी यहाँ पे पोस्ट है, ये भी आपकी प्रेसिडेंट की है। यहाँ तक कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि फर्स्ट पर्सन, कभी भी आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट पर्सन ऑफ द कंट्री कौन है, ये भी आपके प्रेसिडेंट ही होते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, ये भी आपसे बहुत बार बीच में कभी कभी पूछा गया है। ठीक है, जनरली तो आपको एसएससी लेवल में पूछा जाता है ये, पर आपको स्टेटमेंट देके भी यहाँ पे ये पूछ सकता है। इसके अलावा आप देखोगे यहाँ पे कि ये बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यहाँ पे ये अपॉइंट भी करते हैं। ठीक है, जैसे आपके पीएम को अपॉइंट करते हैं, आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अपॉइंट कर रहे हैं, साथ ही साथ आपके इंटरस्टेट काउंसिल को आपके अपॉइंट करते हैं, गवर्नर्स को अपॉइंट करते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पे ये आपकी सब एग्जीक्यूटिव पावर में आ जाती है। ठीक है, ये अभी ये सारी आपकी चीज़ें। अब अगर हम इसके अलावा बात करें तो इनके पास और भी बहुत सारी पावर्स होती है। लेजिस्लेटिव पावर भी इनके पास है लॉ मेकिंग की, जहाँ पे आपको वीटो पावर वगैरह भी आपको थोड़ी वो देखने को मिलती है। फिर आपका फाइनेंशियल पावर से रिलेटेड इनकी है कि यहाँ पे ये अपॉइंट करते हैं फाइनेंस कमीशन को। तो ये भी पॉइंट आपको यहाँ पे याद रख सकते हो आप इसके बारे में। ठीक है, और आपको यहाँ पे ये भी याद रखना है कि यहाँ पे ये ज्वाइंट सिटिंग भी बुला सकते हैं। ठीक है, तो ज्वाइंट सिटिंग का आर्टिकल आप यहाँ पे जरूर याद रख लेना। ज्वाइंट सिटिंग का आर्टिकल होता है यहाँ पे 108। तो यहाँ पे जो आपके प्रेसिडेंट है यही बेसिकली आपके यहाँ पे ज्वाइंट सिटिंग भी बुला सकते हैं। और बाकी आपको पता है कि हर एक नए सेशन से पहले आपका प्रेसिडेंट का क्या होता है, यहाँ पे एड्रेस दिया जाता है।
तो ये भी आपको पॉइंट याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको ये भी पता होगा कि कोई भी आपका इंडिया, अब मान लो यहाँ पे कोई दूसरी कंट्री के साथ कुछ भी ट्रेड एग्रीमेंट या कुछ भी साइन कर रहा है, तो ये बेसिकली आपको ऐसे याद रखना है कि हर एक चीज में ना आपको यहाँ पे याद रखना है कि प्रेसिडेंट की यहाँ पे अनुमति होती है, ठीक है। मतलब प्रेसिडेंट के नाम पे ही इंडिया कर रहा होता है। पीएम क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल हेड नहीं है, वो बस आपकी गवर्नमेंट को रन कर रहा है। जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है वो आपके प्रेसिडेंट है, तो प्रेसिडेंट के नाम पे ही सब कुछ होगा, ठीक है। तो ये भी याद रखना। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जिसके लिए आप यहाँ पे पेपर भी दे रहे हो, वो है आपका कि अगर आपसे पूछा जाता है कि मिलिट्री पावर के रिस्पेक्ट में आपके सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस कौन है, तो हमेशा याद रखना वो आपके हैं यहाँ पे प्रेसिडेंट, ठीक है। तो ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है कि सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस आपके कौन है। सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस, कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस आपके हैं यहाँ पे प्रेसिडेंट, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको बिल्कुल भी आपको भूलना नहीं। इसके अलावा देखो पार्टनिंग पावर भी आती है, तो जैसे जैसे क्वेश्चन आते रहेंगे ना, ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपके यहाँ पे क्लियर होती जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो अभी के लिए बस इतना याद रखना कि आपका यहाँ पे जो वीटो पावर होता है, जिसमें हमने यहाँ पे थोड़ी देर पहले बात करी थी, ये आपका आर्टिकल होता है यहाँ पे 111, ठीक है। तो इतना पॉइंट बस आपको अभी के लिए यहाँ पे याद रखना है, बाकी हम जैसे जैसे आपके क्वेश्चंस आते रहेंगे हम यहाँ पे और भी चीज़ें डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है। अब देखो इसके अलावा हमने यहाँ पे जैसे बात करी थी आपके शेड्यूल से रिलेटेड, तो शेड्यूल के बारे में हम थोड़ा यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे आपको मैंने बताया था 12 शेड्यूल है आपके। तो फर्स्ट जो शेड्यूल है ये बेसिकली आपकी लिस्ट करता है जितनी भी आपकी स्टेट्स और यूटीज हैं यहाँ पे कंट्री में, उन सबको यहाँ पे ये लिस्ट करता है। मतलब एक तरीके से आपकी क्या टेरिटरी है इंडिया की, ये आपको बताता है, ठीक है। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो जो प्रेजेंट में टेरिटरी है वो भी, और जो आगे मान लो अगर कोई कैप्चर करता है इंडिया या फिर अपने साथ मिला लेता है किसी दूसरी कंट्री को, तो वो भी सब आपको इसी पर्टिकुलर शेड्यूल में देखने को मिलेगी। फिर दूसरे में आपको बताया जाता है यहाँ पे सैलरीज के बारे में, ठीक है। और सैलरीज ऐसा नहीं है कि हर एक की सैलरी बताई जाती है, नहीं, कुछ कुछ की ही सैलरी बताई जाती है। जैसे आपके प्रेसिडेंट इनमें से एक है, जजेस जो आपके होते हैं सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के, उनकी सैलरीज को यहाँ पे बताया जाता है। सीएजी जो आपके हैं यहाँ पे, ठीक है, उनकी सैलरीज को यहाँ पे बताया जाता है। स्पीकर्स हो गए, फिर आपके चेयरमैन है, आपके गवर्नर है, डिप्टी स्पीकर, आपके डिप्टी स्पीकर है, डिप्टी चेयरमैन है। तो ये जितने भी मैंने आपको नाम लिए, इन सब की सैलरीज को शेड्यूल 2 में बताया जाता है, ठीक है। फिर अगर हम थर्ड की बात करें, तो थर्ड में आपको पता है यहाँ पे ओथ के बारे में यहाँ पे डिस्कशन होता है कि क्या ओथ रहेगी, किसकी क्या ओथ है, ये सब के बारे में आपको यहाँ पे बताया जाता है। फिर फोर्थ बेसिकली आपका आ जाता है यहाँ पे एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा। तो एलोकेशन ऑफ सीट मतलब किसकी कितनी सीट्स है आपके यहाँ पे राज्यसभा में, क्योंकि राज्यसभा क्या है यहाँ पे, वो स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन कर रही है, ठीक है। अगर आप लोकसभा की बात करोगे तो लोकसभा बेसिकली लोगों को रिप्रेजेंट कर रही है, तभी उसको हाउस ऑफ द पीपल बोल रहे हैं ना। तो यहाँ पे ये पॉइंट याद रखना है कि राज्यसभा और लोकसभा में क्या डिफरेंस है, बहुत सिंपल सा ही डिफरेंस है। आपको बस इतना याद रखना है कि एलोकेशन ऑफ सीट्स की हम बात करेंगे तो वो आपको देखने को मिलता है यहाँ पे राज्यसभा के अंदर, ठीक है, इन द राज्यसभा, ठीक। तो ये पॉइंट भी आपको यहाँ पे याद रख लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर देखो अगर आप यहाँ पे बात करोगे फिफ्थ और सिक्स की, तो फिफ्थ जो है बेसिकली ये आपको यहाँ पे बताता है शेड्यूल एरिया और शेड्यूल ट्राइब्स के रिस्पेक्ट में आपको कुछ प्रोविजंस वगैरह यहाँ पे दे रखे हैं, उनके बारे में बताता है। सिक्स भी आपका लगभग थोड़ा सा आप बोलोगे यहाँ पे सिमिलर है, बस फर्क क्या है यहाँ पे कि यहाँ पे ना आपको स्टेट्स मेंशन कर रखे हैं कि किन स्टेट्स के बारे में बताया जाता है। तो ये आपको बताया जाता है असम में जो भी चीज़ हो रही हो, या फिर आपके यहाँ पे मेघालय में जो वो सेम चीज़ हो रही हो, या फिर आपका जो त्रिपुरा रीजन है, त्रिपुरा स्टेट, वहाँ पे कुछ हो रहा हो, या फिर आपका मिजोरम, ठीक है। तो इन चार स्टेट्स के बारे में ही सिर्फ आपका सिक्स शेड्यूल बताता है, और दोनों में आप देखोगे तो सिमिलर सी ही आपकी थोड़ी बहुत चीज़ें हैं, बस आपका सिक्स में ट्राइबल एरियाज आ जाते हैं, फिफ्थ वाले में आपका शेड्यूल एरिया शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में थोड़ा आपको बताया जा रहा है, ठीक है। फिर अगर हम बात करें यहाँ पे सेवन्थ शेड्यूल की, तो सेवन्थ शेड्यूल आपको यहाँ पे बताता है लिस्ट के बारे में। जो आपकी तीन तरीके की लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और आपकी स्टेट लिस्ट, उसके बारे में यहाँ पे बताया जाता है। फिर एट्थ आपका जो शेड्यूल है ये बेसिकली आपको लैंग्वेजेस बताता है कि आपकी कौन कौन सी, टोटल जो आप देखते हो ना कि 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, तो वो कहाँ लिखी गई है, वो बेसिकली इन्हीं में ही बताई गई है आपके एट्थ शेड्यूल में। फिर आपका नाइन्थ जो है ये बेसिकली आपका यहाँ पे बताया जाता है जो आपके लैंड से रिलेटेड आपका शेड्यूल है, ठीक है। क्योंकि आपको पता ही होगा कि आपका जो राइट था पहले, राइट टू प्रॉपर्टी, वो आपका हटा दिया गया था, फिर उसको एक लीगल राइट बना दिया था आर्टिकल 300A के अंदर, और यहाँ पे ये पर्टिकुलर शेड्यूल को ऐड किया गया था, ठीक है। फिर इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे टेंथ शेड्यूल की, तो इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एंटी डिफेक्शन लॉ। तो इसके ऊपर आगे अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पे हम डिस्कस कर लेंगे, बस अभी के लिए इतना याद रखना है कि ये आपका रिप्रेजेंट करता है एंटी डिफेक्शन लॉ को, कि एक एक इंसान जैसे ना हो कि जैसे मान लो अभी यहाँ पे बीजेपी पावर में है, तो एक कोई इंसान बीजेपी में है और फिर अगली साल मान लो अगर कांग्रेस आ जाती है, तो वो सेम इंसान उठ के कांग्रेस में चला जाए, फिर बीजेपी जीतती है तो फिर वो वापस बीजेपी में आ जाए। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए।
तो इस चीज़ को यहाँ पे रोकने के लिए बेसिकली यहाँ पे एंटी डिफेक्शन लॉ यहाँ पे बनाया गया था और इसकी कुछ सर्टेन कंडीशंस है। अगर एक इंसान छोड़ के जाएगा तो उसके ऊपर लागू होती है, पर अगर मान लो यहाँ पे ग्रुप आपका टूट जाता है, पॉलिटिकल पार्टी आपकी टूट जाती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको पता है यहाँ पे शिवसेना जो थी, तो शिवसेना आपकी यहाँ पे टूट गई है ना, अलग अलग आपके यहाँ पे अलग अलग हो गई, तो इसलिए यहाँ पे उनके ऊपर ये चीज़ लागू नहीं होती, क्योंकि वो ग्रुप में टूट रहे हैं, अलग अलग हो रहे हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ मिनिस्टर जो आपके हैं उनके ऊपर बेसिकली यहाँ पे चीज़ें डिपेंड करती हैं, ठीक है, कितने नंबर ऑफ मिनिस्टर्स आपके हैं, तो इसके ऊपर हम आगे जब क्वेश्चन आएगा वहाँ पे हम डिस्कस भी कर लेंगे। फिर 11th की अगर हम बात करें, 11th आपका आ जाता है यहाँ पे पंचायती राज। तो पंचायत से रिलेटेड बेसिकली आपका यहाँ पे 11th वाला है। और लास्ट आपका आता है 12th, जो आपका म्यूनसिपैलिटी से रिलेटेड है। तो आप ऐसे सोच सकते हो कि आपका 11th वाला थोड़ा आप बोल सकते हो रूरल एरिया से रिलेटेड है, और 12th वाला आपका यहाँ पे म्यूनसिपैलिटी जो आपको अर्बन एरियाज में देखने को मिलती है उससे रिलेटेड है, ठीक है। फिर यहाँ पे बात आती है कि कब कब यहाँ पे इनको ऐड किया गया था। लास्ट के 4 ही बेसिकली आपके बाद में ऐड हुए। शुरू में अगर आप देखोगे ओरिजिनली अगर हम बात करें तो शुरू में जब कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था तो हमारे पास 8 शेड्यूल थे, जो लैंग्वेजेस तक आपका आ जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर हमने यहाँ पे अमेंडमेंट करके 4 और शेड्यूल्स को ऐड किया है, और वो आपके हैं जैसे 9th शेड्यूल, जो हमने ऐड किया था अपने पहले ही अमेंडमेंट में 1951 में। फिर आपका आता है यहाँ पे 10th शेड्यूल, जो हमने ऐड किया था यहाँ पे 52nd अमेंडमेंट में 1985 में, ठीक है। फिर 11th हमने ऐड किया था यहाँ पे 73rd में आपके 1992 में। और फिर हमने 12th ऐड किया है यहाँ पे 74th अमेंडमेंट में 1992 में, ठीक है। तो ये आपको ईयर के साथ नंबर भी यहाँ पे याद रखने की कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था और कौन से ईयर का था और कौन सा आपका शेड्यूल ऐड किया गया था उस पर्टिकुलर केस में। तो ये हमने यहाँ पे शेड्यूल भी डिस्कस कर लिया और कुछ हमने यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हमने यहाँ पे प्रेसिडेंट के डिस्कस किए। फिर अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सा आपका यहाँ पे करेक्ट नहीं है अगर हम बात करते हैं अपने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के रिस्पेक्ट में, उनके इलेक्शन के रिस्पेक्ट में। तो आपको यहाँ पे पहला ऑप्शन दे रखा है, यूनियन मिनिस्टर शेल नॉट बी एलिजिबल फॉर द इलेक्शन एज द प्रेसिडेंट। तो बेसिकली आपसे यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर कोई यहाँ पे यूनियन मिनिस्टर है तो क्या वो आपका मतलब यहाँ पे तो आपको स्टेटमेंट दे दिया, बस आपको ये बोला कि आपका जो यूनियन मिनिस्टर होगा वो आपका प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए खड़ा नहीं हो सकता है। तो ये जो आपको स्टेटमेंट दे रखी है यही बेसिकली आपकी गलत स्टेटमेंट है, ठीक है। और हमसे यहाँ पे नॉट पूछा था, मतलब गलत ही स्टेटमेंट हमसे पूछी थी, तो जो गलत स्टेटमेंट होगी वही हमारा आंसर होगा। तो हमारा आंसर है यहाँ पे ए ऑप्शन। तो यहाँ पे याद रखना कि यूनियन मिनिस्टर भी आपका इलेक्शंस के लिए खड़ा हो सकता है प्रेसिडेंट के, तो इसलिए आपका यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट हो जाएगी ये आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ पे एकदम गलत स्टेटमेंट हो जाएगी, ठीक है। तो प्लीज़ यहाँ पे इस चीज़ को यहाँ पे फोकस में रखना, याद रखना। और दूसरी चीज़ यहाँ पे ये भी याद रखना कि जो अगर जब भी हम यहाँ पे बात करते हैं इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट की, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट की जब हम यहाँ पे बात करते हैं तो हम बेसिकली बात कर रहे होते हैं अपने आर्टिकल 54 की, ठीक है। तो आर्टिकल भी हमें यहाँ पे पता होना चाहिए कि आपका आर्टिकल जो है 54 वो किससे रिलेट करता है, आपके इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट से रिलेट करता है। तो ये भी आपका क्या है यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको यहाँ पे याद रखना है। और बाकी अगर आप देखोगे द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट एंड द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट एंड यूटी। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पे टर्म है, अब क्योंकि आपको ये तो पता है कि आपके तीनों नीचे वाले करेक्ट ही हैं, ठीक है, पर हम यहाँ पे थोड़ा देख भी लेते हैं। आपको यहाँ पे याद रखना है कि प्रेसिडेंट किस तरीके से इलेक्ट होते हैं और वाइस प्रेसिडेंट किस तरीके से इलेक्ट होते हैं, ठीक है। अब प्रेसिडेंट में कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, तो वहाँ पे आपके ना एमपी जो आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मतलब लोकसभा के मेंबर और आपके राज्यसभा के जो मेंबर है वो, और आपके जो एमएलए मतलब आपके यहाँ पे मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जहाँ जहाँ पे आपके लेजिस्लेटिव असेंबली है वहाँ के मेंबर्स। बस फर्क क्या होना चाहिए, मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक कंडीशन आपको दे दी कि वो मेंबर सब आपके इलेक्टेड होने चाहिए, कोई भी नॉमिनेटेड मेंबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखना कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में आपका एमपी और एमएलए दोनों ही आपके वोट डाल सकते हैं। बस फर्क आपका यहाँ पे क्या आ जाता है, मतलब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है जो आपको याद रखना है कि दोनों ही आपके इलेक्टेड होने चाहिए, कोई भी नॉमिनेटेड मेंबर आपका प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट नहीं डाल सकता है। पर वीआई आपके यहाँ पे जब हम बात करते हैं वीपी की मतलब वाइस प्रेसिडेंट की, तो यहाँ पे चाहे आपका इलेक्टेड मेंबर हो या फिर आपका कोई भी यहाँ पे नॉन इलेक्टेड मेंबर हो, ठीक है, मतलब आप बोल सकते हो एक तरीके से कि नॉमिनेटेड मेंबर हो, तो दोनों ही मेंबर्स आपके वोट डाल सकते हैं। बस यहाँ पे अब फर्क क्या आ जाता है कि यहाँ पे सिर्फ एमपी ही वोट डालता है, ठीक है। तो यहाँ पे वापस से बता दे रहा हूँ, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में एमपी एमएलए दोनों वोट डालेंगे, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में सिर्फ और सिर्फ एमपी वोट डालेगा। प्रेसिडेंट वाले में अगर हम बात करें तो एमपी और एमएलए जो वोट डाल रहे हैं वो आपके इलेक्टेड मेंबर्स होने चाहिए, नॉमिनेटेड मेंबर्स आपके इनके इलेक्शन में पार्ट नहीं लेते हैं। वहीं पे वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मतलब लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर है, चाहे वो नॉमिनेटेड हो चाहे वो इलेक्टेड हो, वो सब आपके वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट डाल सकते हैं। यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स हैं एमएलए, उनका कोई भी रोल नहीं है, ठीक है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको आप यहाँ पे याद रख सकते हो।
इसके अलावा आप यहाँ पे ये भी याद रख लेना कि आपका आर्टिकल 65 जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, जहाँ पे आपका जो वाइस प्रेसिडेंट है वो आपके यहाँ पे एक्ट करते हैं एज अ प्रेसिडेंट। ठीक है, अगर मान लो अब आपके ये एक्ट कब करेंगे, जब भी आपके प्रेसिडेंट का जो ऑफिस है वो खाली रहेगा। मान लेते हैं अगर फॉर एग्जांपल कि वो रिजाइन दे देते हैं या फिर उनका टर्म खत्म हो जाता है, या फिर आप बोल सकते हो एक तरीके से उनकी इन ऑफिस आपकी डेथ हो जाती है, मतलब इन ऑफिस उनकी डेथ हो जाती है, तो उस सब पर्टिकुलर केसेस में आपका क्या देखने को लगेगा कि आपके जो वाइस प्रेसिडेंट होंगे वो एक्ट करेंगे एज अ प्रेसिडेंट। ठीक है, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो आपको यहाँ पे याद रख लेना है। और फिर अगला आपको यहाँ पे 66 याद रख लेना है, जो कि आपके वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड है। तो ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप यहाँ पे याद रख सकते हो। और फिर अगर हम 69 की बात करें तो ये आपका आ जाता है यहाँ पे ओथ से रिलेटेड। ठीक है, ओथ और उनकी क्या कंडीशन है यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट बनने की, उन सब के बारे में आपको 69 आर्टिकल में दे रखा है। तो ये सब आपके इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हो गए आपके यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड। और जैसे ना आपको बताया, जो अब आपके यहाँ पे ये एमपी एमएलए हो गए ना, तो बेसिकली इन सबको मिला के बोला जाता है यहाँ पे इलेक्टोरल कॉलेज। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी आपको ये टर्म दिखे ना, तो बेसिकली इसका मतलब है कि कौन कौन उसमें इलेक्शन में वोट कर सकता है। तो उन सबको मिला के यहाँ पे बोला जाता है यहाँ पे इलेक्टोरल कॉलेज। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आपको दे दिया यहाँ पे कि द इलेक्टोरल कॉलेज डज नॉट इंक्लूड इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे ये एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात हुई है। यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली हमें यहाँ पे याद रखना है, एमएलए असेंबली का होता है, आपके काउंसिल का नहीं होता है। ठीक है, तो प्लीज इस चीज को यहाँ पे ध्यान रखना। हम लोग एमएलए की बात करेंगे, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली की बात कर रहे हैं हम, लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात नहीं कर रहे। लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो आपका लोअर हाउस होता है स्टेट में, और काउंसिल आपका अपर हाउस होता है, जैसे राज्यसभा आपके पार्लियामेंट में अपर हाउस है उस तरीके से। ठीक है, तो प्लीज यहाँ पे इस चीज पे फोकस करना, यहाँ पे गलत मत समझ जाना कि आपका ये इलेक्टेड मेंबर्स दे रखा है तो ये करेक्ट ही होगा, नहीं। आपको ये भी देखना है कि कौन सा आपको दे रखा है, लेजिस्लेटिव असेंबली दे रखा है या फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल दे रखा है। अगर वो एमपी में बोलता कि राज्यसभा है या फिर लोकसभा है तो कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, तो प्लीज इस चीज पे यहाँ पे फोकस करना, क्योंकि हर एक स्टेट में आपका लेजिस्लेटिव आपका काउंसिल नहीं है, तो ये भी आपका एक पॉइंट बन जाता है। मतलब हर एक आपके जगह पे, अगर हम यूटी के रिस्पेक्ट में भी बात करें तो आपको देखने को नहीं मिलता है, ना ही हर एक स्टेट में है। ठीक है, बाईकैमरलिज्म जो आपका है वो सिर्फ 6 स्टेट्स में ही आपका प्रेजेंट है। आप जैसे देखोगे आपका यूपी, बिहार, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, और फिर आपका यहाँ पे कर्नाटका। ठीक है, तो इन्हीं स्टेट्स में बेसिकली अगर आप देखोगे तो इन्हीं 6 स्टेट्स में आपको बाईकैमरलिज्म देखने को मिलेगा। बाईकैमरलिज्म मतलब होता है यहाँ पे कि दो हाउसेज आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको बिल्कुल भी भूलना नहीं है। ठीक है, बार बार यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ, तो यहाँ पे बिल्कुल इसको भूलना नहीं, आपसे किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो वो 6 स्टेट जो आपको मैंने बताई वापस से बता दे रहा हूँ, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एक साथ याद रख लो, क्योंकि वो एक ही आंध्र प्रदेश से बेसिकली आपका तेलंगाना अलग हुआ था, तो इस तरीके से याद रख सकते हो। फिर यूपी बिहार को आप एक तरीके से याद रख लो, आपका उससे अलग हुआ था, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि वो पास पास पड़ते बॉर्डर एरियाज है, तो बॉर्डर स्टेट्स के तौर पर याद रख लो। फिर गुजरात आपका है नहीं, तो इसमें कंफ्यूज मत करना, क्योंकि आपका मैं महाराष्ट्र बोलने वाला हूँ तो आप गुजरात समझोगे, तो गुजरात नहीं है इसमें। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ कौन कौन सी 6 स्टेट्स है। तो आपका महाराष्ट्र है, फिर आपका कर्नाटका है, यूपी है, ठीक है, फिर आपका यहाँ पे ये बिहार है, बिहार के बाद आपका आ जाएगा यहाँ पे आंध्र प्रदेश, और फिर आपका है यहाँ पे तेलंगाना। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको बिल्कुल भी यहाँ पे भूलना नहीं है। ठीक है, तेलंगाना को चलो पूरा ही लिख देते हैं। ठीक, तो ये सब आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो गए। फिर बाकी आपको पता ही है यहाँ पे कि जो इलेक्शन होता है वो आपका सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का जो सिस्टम है वही फॉलो करता है। तो ये आपको यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको यहाँ पे याद रख लेनी है। ठीक, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दे रखा है कि इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द प्रेसिडेंट रूल बीन इम्पोज्ड मोस्ट नंबर ऑफ टाइम। कौन से स्टेट में आपका सबसे ज्यादा बार प्रेसिडेंट रूल यहाँ पे लागू हुआ है। अब प्रेसिडेंट रूल आपको पता होगा यहाँ पे आर्टिकल 356, आर्टिकल 356। अब जैसे आपने पढ़ी होंगी यहाँ पे इमरजेंसीज आपने यहाँ पे पढ़ रखी होंगी अभी तक, तो इमरजेंसी में आपको 3 तरीके की इमरजेंसी देखने को मिलती है, 352, 356 और आपका 360। 352 वाली आपकी बेसिकली है यहाँ पे नेशनल इमरजेंसी। जो 356 है इसको बोला जाता है यहाँ पे स्टेट इमरजेंसी, और इसी को ही हम लोग बोलते हैं यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल। ठीक है, इसी को ही क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल बोलते हैं। और 360 को हम लोग क्या बोलते हैं, 360 को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है, और इंडिया में अभी तक यहाँ पे ये एक बार भी ना लगी, नहीं लगी है, और ना ही कभी लगनी चाहिए। ठीक है, यही बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे 360 में आपको हमारा आता है यहाँ पे फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है, और नेशनल इमरजेंसी अगर आप देखोगे तो आपको पता ही है यहाँ पे आपका 1971 में आपका जो काम हुआ था, तो उसको भी थोड़ा आपको 1970 अगर हम बात करें यहाँ पे इंदिरा गांधी के टाइम पे, तो आपको थोड़ा आइडिया भी होगा। ठीक है, इमरजेंसी के बाद अगर हम इसके रिस्पेक्ट में बात करते हैं तो आपको पता होगा कि आपके 1975 में आपकी इमरजेंसी लगी थी। ठीक है, 1975 में आपकी नेशनल इमरजेंसी लगी थी, जिसको ब्लैक पीरियड भी बोला यहाँ पे जाता है। तो ये भी पॉइंट आप यहाँ पे याद रख सकते हो।
फिर इसके अलावा अगर हम आगे बात करें यहाँ पे, तो प्रेसिडेंट रूल आपका एक ऐसा आपकी इमरजेंसी है जो सबसे ज़्यादा मिसयूज़ होती है, ठीक है? तो पहले के टाइम में बेसिकली क्या होता था कि जो भी आपकी सेंटर में गवर्नमेंट है, अगर उसकी सेम पार्टी की गवर्नमेंट आपकी स्टेट में नहीं होती थी, तो बेसिकली किसी ना किसी तरीके से उस पर्टिकुलर स्टेट में ना आपका प्रेसिडेंट रूल लग जाता था। अब यहाँ पे चाहे कोई भी सेंटर में गवर्नमेंट हो, इससे यहाँ पे कोई एक गवर्नमेंट की यहाँ पे मैं बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी हो आपको वहाँ पे वो चीज़ देखने को मिलती थी, ठीक है? चाहे आप यहाँ पे इमरजेंसी की बात करो या फिर इमरजेंसी के जस्ट बाद जो आपकी यहाँ पे गवर्नमेंट आई थी, उसमें भी सेम सिनेरियो आपको देखने को मिला था। तो ये चीज़ आपकी बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई थी, अभी भी आप देखोगे तो ये आपका बहुत ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स में से एक है, ठीक है? और प्रेज़ेंट में अगर आपसे मान लो पूछता है यहाँ पे कि कहाँ पे आपकी प्रेज़ेंट में प्रेसिडेंट रूल लगा है, तो आपको पता होना चाहिए मणिपुर में अभी हाल-फिलहाल में आपका प्रेसिडेंट रूल लगा है, ठीक है? तो अभी आपका रिसेंट जो आपका यहाँ पे है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि रिसेंट आपके कौन-सी स्टेट में, ठीक है? कौन सी स्टेट में आपका यहाँ पे 356 आर्टिकल आपका यहाँ पे लागू हुआ है, ठीक है? तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, ये आपका है यहाँ पे मणिपुर में अभी हाल-फिलहाल में आपका यहाँ पे लागू हुआ है। अब यहाँ पे अगर हम देखें कि कौन से आपके इनमें से स्टेट्स में सबसे ज़्यादा बार आपकी इमरजेंसी लगी है, और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 2022 के हिसाब से, ठीक है? सीडीएस 2 2022 में जो आपका यहाँ पे उस टाइम तक जो आंसर था उसके हिसाब से अगर हम बात करें, तो उसमें आपका यहाँ पे जो आंसर करेक्ट निकल के आएगा वो आएगा आपका यहाँ पे मणिपुर, ठीक है? आपका आंसर करेक्ट निकल के आएगा यहाँ पे मणिपुर। तो 22 तक अगर हम देखेंगे ना, तो 22 तक तो आपके थे यहाँ पे 10 टाइम, ठीक है? 10 टाइम्स आपका यहाँ पे लग चुका था इमरजेंसी। पर अभी के टाइम अगर आप देखोगे 2025 में भी अगर आप इसको जोड़ दो, तो ओवरऑल 11 टाइम्स आपकी यहाँ पे मणिपुर में क्या है, इमरजेंसी लग चुकी है, ठीक है? तो हो सकता है यहाँ पे भी एक तरीके से अगर आप देखो तो ऐसे टाइप का क्वेश्चन आपको वापस से देखने को मिल जाए मणिपुर, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी रहा है। प्रेसिडेंट रूल आपके उसके ऊपर आपको कोई क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, इमरजेंसी के ऊपर कोई क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। तो इन सब चीज़ों को प्लीज़ यहाँ पे याद रखना इंपॉर्टेंट रहेंगी, ठीक है? नाउ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे CDS 2 2022 का आपको यहाँ पे पूछा हुआ है। तो आपसे यहाँ पे ये पूछ रहा है कि प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने का जो इलेक्टोरल सिस्टम यूज़ किया जाता है, उस पर्टिकुलर सिस्टम को क्या नाम से हम लोग जानते हैं? तो देखो, ये अभी हमने यहाँ पे 1-2 क्वेश्चन पहले हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, यहाँ पे आपको दे भी रखा था कि आपका प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट जो आपका यहाँ पे है, ये बेसिकली यहाँ पे कहलाता है सिस्टम, ठीक है? इस पर्टिकुलर सिस्टम से हम बेसिकली यहाँ पे प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। तो अगर आप यहाँ पे मैच करोगे तो आपका यहाँ पे जो करेक्ट आंसर निकलेगा वो आपका निकलेगा यहाँ पे बी ऑप्शन। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। आप देखो, ये आपका CDS 1 2023 में आ रखा था और ये वाला क्वेश्चन आपका CDS 2 2022 में आया था। तो अगर आपने ये क्वेश्चन यहाँ पे इसके बारे में एनालिसिस वगैरह आपका किया होता आपका इस पर्टिकुलर पेपर का, तो आपका यहाँ पे ये वाली स्टेटमेंट तो आपका आंसर नहीं होती, आप यहाँ पे भी मार्क कर सकते थे इससे, ठीक है? तो प्लीज़ यहाँ पे याद रखना कि आपके जो क्वेश्चंस है एज इट इज़ रिपीट नहीं होते, पर आपकी स्टेटमेंट्स एज इट इज़ रिपीट होती हैं। तो स्टेटमेंट्स आपको यहाँ पे ज़रूर अच्छे से यहाँ पे पढ़नी है, ठीक है? अब यहाँ पे आपको क्लियरली दिखा कि आपका यहाँ पे जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन किया जाता है वो आपके यहाँ पे इस पर्टिकुलर आपके सिस्टम से किया जाता है। अब यहाँ पे आप देखोगे एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग आपको एक सिस्टम दे रखा है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। अब इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लो आपकी यहाँ पे कोई एक कंट्री है, ठीक है? अब उस कंट्री में 3 लोग खड़े होते हैं आपके प्रेसिडेंट बनने के लिए, ए, बी, सी, आपके यहाँ पे 3 लोग हैं, 3 कैंडिडेट्स हैं जो आपके खड़े हुए, ठीक है? अब हम एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं कि आपकी जो टोटल पॉपुलेशन है वो है आपके यहाँ पे 100 लोगों की, ठीक है? 100 लोग ही आपके यहाँ पे पूरे कंट्री में। अब यहाँ पे आप देखोगे कि जो ए इंसान है, मान लेते हैं इसको यहाँ पे 47 वोट्स मिले, बी को 23 मिले और सी वाले को यहाँ पे कितने मिले, फॉर एग्जांपल आपके जो बचे हैं यहाँ पे 60 और 70 आपके 30, ठीक है? तो इसको मिल गए यहाँ पे 30 वोट्स। अब अगर आप इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखो तो किसी को भी 50% की मेजोरिटी नहीं है, ठीक है? तो ये बेसिकली आपका जो सिस्टम है ये आपका इंडिया में नहीं लागू होगा, क्योंकि यहाँ पे ये एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे जो 50% मेजोरिटी वाली जो कंडीशन है ना, जो हम यहाँ पे यूजुअली देखते हैं, जैसे अगर आप कभी भी पीएम से रिलेटेड आपका लोकसभा इलेक्शन हो गया, आपका स्टेट असेंबली का इलेक्शन हो गया, तो इन सब में आप क्या देखते हो, आपका 50% मेजोरिटी आपकी यहाँ पे मस्ट होती है ना? इसी सेम तरीके से आपके यहाँ पे प्रेसिडेंट में थोड़ा आप यहाँ पे बोल सकते हो एक तरीके से आपको देखने को मिलती है। पर यहाँ पे जो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है ना, यहाँ पे 50% मेजोरिटी का कोई भी रूल नहीं है। इसका मतलब क्या है कहने का, कि जिसको भी हाईएस्ट वोट मिलेगा ना वो सीधा प्रेसिडेंट बन जाएगा। चाहे अगर मान लो यहाँ पे जैसे 100 लोग हैं, ठीक है? अब यहाँ पे हो सकता है कि सिर्फ 2 ही लोग वोट डालें फॉर एग्जांपल, ठीक है? और वो 2 के 2 लोग ने अगर मान लो ए को ही वोट डाला होगा ना, तो ए सीधा प्रेसिडेंट बन जाएगा। बाकी सब ने मान लेते हैं एब्सटेन कर रखा है, ठीक है, वोट। उन्होंने डाला ही नहीं वोट। तो यहाँ पे जो 50% वाला क्राइटेरिया है ना, वो लाना ज़रूरी नहीं है। वहीं पे जैसे आप मान लो मालदीव्स की बात करते हो, आपको पता होगा यहाँ पे हाल-फिलहाल में वहाँ पे जो इलेक्शंस हुए थे, वहाँ में देखने को मिला था कि जो आपके लोग आपस में खड़े हुए थे, यहाँ पे कैंडिडेट जो थे बेसिकली, तो जैसे आप मान लेते हैं फॉर एग्जांपल ये आपकी मालदीव्स के यहाँ पे असेंबली है, ठीक है? अब यहाँ पे ये 3 कैंडिडेट्स आपके खड़े हुए।
अब यहाँ पे आपने देखा कि किसी को भी ना 50% से ज़्यादा मेजोरिटी मिली ही नहीं है। अब जब मिली ही नहीं है 50% से, तो क्या होता है ऐसे आपके कंट्रीज़ में कि जो जिसका सबसे कम आपके वोट्स होते हैं ना, उस कैंडिडेट को हटा दिया जाता है और जो टॉप 2 कैंडिडेट्स होते हैं, उन दोनों के बीच में वापस से यहाँ पे वोटिंग कराई जाती है, ताकि आपको उनको 50% किसी ना किसी एक को 50% मेजोरिटी मिल जाए, ठीक है? तो हमेशा याद रखना कि पहले आपके नंबर ऑफ कैंडिडेट्स 3-4 कितने भी हो सकते हैं, अगर उनमें 50% मेजोरिटी मिल जाती है सीधे, तो उनको इलेक्ट कर दिया जाता है एज़ अ प्रेसिडेंट। अगर मान लो आपके पहले चांस में किसी को भी 50% मेजोरिटी नहीं मिलती है, तो फिर क्या होता है कि आपके जो ऊपर के 2 हैं, टॉप 2 हैं, उनमें फिर वापस से वोटिंग कराई जाती है और बाकियों को यहाँ पे एक्सक्लूड कर दिया जाता है, क्योंकि उनको सबसे कम वोट्स मिले हैं। तो जो टॉप 2 रहेंगे इलेक्शन में फर्स्ट फेज़ में, अगर किसी को भी 50% वोट नहीं मिले, तो उनमें वापस से वोटिंग होगी और फिर उनमें से कोई यहाँ पे एक इलेक्ट होके आएगा प्रेसिडेंट के तौर पे। तो ऐसे भी आपका सिस्टम होता है, जिसका एग्जाम्पल आपका मालदीव्स है, ठीक है? और फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम वाला जो आपका सिनेरियो है, तो ये आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा आपका यहाँ पे, जैसे यूएसए वगैरह हो गया, तो वहाँ पे भी आपको यहाँ पे ये चीज़ देखने को मिलती है, ठीक है? तो प्लीज़ यहाँ पे इसको भी इम्पोर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे याद रख लेना, आपसे यहाँ पे पूछा जा सकता है, ठीक? तो आपका यूएसए, कनाडा वगैरह आपका यहाँ पे इसके अंदर ही आ जाता है, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो आपको यहाँ पे याद रख लेना है, ठीक है? तो अपना राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन, आपका प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। अब उसके बाद हम लोग चलते हैं अपने यहाँ पे अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैटेगरी अंडर विच द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब देखो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो इन्होंने जरूर लिख दिया है कि नॉमिनेट होते हैं, पर आपको ये भी याद रखना है कि कौन से आपके असेंबली, मतलब कौन से आपके हाउस में इलेक्ट होते हैं। तो वो आपका हाउस होता है यहाँ पे राज्यसभा, ठीक है? तो राज्यसभा आपका ऐसा हाउस है जहाँ पे आपके मेंबर्स इनडायरेक्टली पहले तो इलेक्ट होके आते हैं, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे कि लोकसभा में जो मेंबर्स है वही आपके इलेक्ट करते हैं इनको, और लोकसभा वाले मेंबर्स तो जो लोग वोट डालते हैं उनके थ्रू इलेक्ट होके आ रहे हैं, मतलब वो डायरेक्टली रिप्रेजेंट कर रहे हैं लोगों को, तो वो डायरेक्टली इलेक्ट होके आ रहे हैं। पर जो आपके राज्यसभा वाले मेंबर्स हैं, उनमें से दो आपके ऐसे टाइप के बेसिकली मेंबर्स होते हैं उनमें। एक आपके होते हैं जो नॉमिनेट किए जाते हैं, जो आपके प्रेसिडेंट नॉमिनेट करके उनको भेजते हैं राज्यसभा में, और एक आपके इनडायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स आपके होते हैं, जो बेसिकली आपके इलेक्ट करते हैं, या फिर आप बोल सकते हो सिलेक्ट करते हैं आपके लोकसभा के मेंबर्स, जो आपके यहाँ पे जिनको लोगों ने वोट डाल के खुद इलेक्ट किया है, तो इसलिए उनको बोला जाता है इनडायरेक्टली, ठीक है? तो यहाँ पे जो लोग खुद वोट डाल के जिसको इलेक्ट करेंगे वो आपके डायरेक्टली रहेंगे, और फिर जिसको लोगों ने वोट डाल के इलेक्ट किया, फिर वो आगे वोट डालेगा और किसी दूसरे को इलेक्ट करेगा आपके राज्यसभा के लिए, तो वो आपका बन जाता है यहाँ पे इनडायरेक्टली, अगर हम अपने रिस्पेक्ट में बात करें तो, ठीक है? तो अगर हम यहाँ पे देखें कि आपके कौन से क्राइटेरिया, मतलब इस पर्टिकुलर कैटेगरी आपका इनमें से नहीं होता है, नॉट पूछा है, मतलब जो नहीं होता है वो आपका आंसर होगा। तो आप यहाँ पे देख पाओगे कि आपका लिटरेचर होता है, आपका साइंस भी होता है और आपका आर्ट्स भी होता है, ठीक है? तो आपका कौन सा नहीं होता है? तो स्टेट सर्विस आपका नहीं होता है। स्टेट सर्विस की जगह यहाँ पे सोशल सर्विस आप बोल, अगर होता है यहाँ पे, तो ये उसका पार्ट होता है, ठीक है? तो यहाँ पे हमेशा याद रखना कि जो प्रेसिडेंट है, वो 4 चीज़ों में बेसिकली मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकते हैं यहाँ पे राज्यसभा में। पहला आपके लिटरेचर की फील्ड में, दूसरा साइंस की फील्ड में, तीसरा आर्ट्स की फील्ड में, और फोर्थ आपका सोशल सर्विस की फील्ड में, ठीक है? तो ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको यहाँ पे याद रख लेना है। इससे रिलेटेड आपसे यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ठीक है? तो आपको आई होप कि आपको ये चीज़ तो पता चल गई हो। बाकी कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। अपने डाउट वगैरह आप यहाँ पे क्लियरली पूछ सकते हो, ठीक है? फिर हम अपने यहाँ पे चल लेते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से आपकी कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, ये आपसे यहाँ पे पूछी जा रही है। तो हम लोग यहाँ पे स्टेटमेंट्स भी पढ़ लेते हैं यहाँ पे। तो पहली स्टेटमेंट आपसे बोल रहा है द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन शेल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये तो मैंने आपको अभी शुरू में ही बताया था जब हम यहाँ पे कर रहे थे, कि आपके जो प्रेसिडेंट है उनको बहुत ज़्यादा पावर्स भी यहाँ पे दी गई हैं, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड माने जाते हैं, मतलब आपके फर्स्ट पर्सन है अगर आप बात करोगे कंट्री के, तो वो आपके प्रेसिडेंट ही है। तो उनको एग्जीक्यूटिव पावर दी गई है, आपके लेजिस्लेटिव पावर दी गई है, आपकी मिलिट्री पावर है उनके पास, आपकी डिप्लोमेटिक पावर है, मतलब बहुत सारी पावर्स है यहाँ पे जो उनको यहाँ पे दी गई है, ठीक है? तो आपका यहाँ पे जो पहला स्टेटमेंट है एकदम आपका यहाँ पे क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है, और हमसे यहाँ पे नॉट पूछा है, मतलब जो गलत स्टेटमेंट होगी वो हमारा आंसर होगा। तो पहला आंसर हमारा यहाँ पे नहीं होने वाला है पहले स्टेटमेंट, क्योंकि वो आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। दूसरा आपको पूछा जा, मतलब बताया जा रहा है, पार्लियामेंट बाय लॉ कैन कन्फर फंक्शंस ऑन अथॉरिटीज अदर देन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये भी आपका क्या है, यहाँ पे एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है, कि जो आपके यहाँ पे जो पार्लियामेंट है बेसिकली, ठीक है, तो वो यहाँ पे फंक्शंस जो यहाँ पे देख सकती है आपकी अथॉरिटीज वगैरह की, प्रेसिडेंट को छोड़ के, ठीक है, प्रेसिडेंट को हटा के जो बाकी आपके अथॉरिटीज वगैरह है
उन सबको यहाँ पे ये देख सकती है। तो आपका यहाँ पे एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है ये। तीसरा आपको अगर देखोगे तो तीसरा ही स्टेट में आपको यहाँ पे आंसर मिल जाना चाहिए था, क्योंकि हम यहाँ पे ऑलरेडी मेंबर्स कौन कौन इलेक्ट आपके यहाँ पे करते हैं, मतलब कौन कौन वोट डालते हैं, वो हम ऑलरेडी यहाँ पे कर चुके हैं। तो यहाँ पे आपसे बोल रहा था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड ऑल मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। अब इन्होंने देखो ऑल दे दिया, मतलब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे इलेक्टेड भी होंगे प्लस नॉमिनेटेड भी जो मेंबर्स होंगे वो भी आपके यहाँ पे वोट डाल सकते हैं। तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट हो जाएगा गलत, और इसलिए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर निकल के आएगा यहाँ पे सी ऑप्शन। क्योंकि सिर्फ आपके जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, वापस से बता दे रहा हूँ, सिर्फ इलेक्टेड मेंबर जो हैं आपके यहाँ पे, जो बेसिकली हम बात करते हैं यहाँ पे एमपी प्लस आपके यहाँ पे एमएलए, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली की बात हो रही है, काउंसिल की बात नहीं हो रही है। तो वही सिर्फ आपके यहाँ पे वोट डाल सकते हैं, इलेक्ट कर सकते हैं आपके प्रेसिडेंट को। फिर लास्ट आपसे बोला जा रहा है अ पर्सन हैविंग हेल्ड ऑफिस एज द प्रेसिडेंट शेल बी एलिजिबल फॉर द इलेक्शन टू दैट ऑफिस फॉर द सेकेंड टर्म। अब ये भी आपका यहाँ पे करेक्ट है। वैसे तो अगर आप देखो तो कोई भी आपको यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स अगर आप देखोगे तो प्रेसिडेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा सिवाय राजेंद्र प्रसाद के, ठीक है। तो उनके अलावा अगर आप देखो तो एज सच आपको यहाँ पे कोई भी ऐसे आपके प्रेसिडेंट देखने को नहीं मिलेंगे जो आपके मल्टीपल टर्म्स जिन्होंने यहाँ पे सर्वाइव किए हो, ठीक है। तो ये भी आपका यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पार्ट आ जाता है जो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए वैसे तो यहाँ पे सिर्फ एक राजेंद्र प्रसाद है जिन्होंने मल्टीपल टर्म्स एज अ प्रेसिडेंट दिए हैं, या फिर आप बोल सकते हो सर्व किए हैं। पहले उन्होंने सर्व किया था 1952 से लेके 1957 तक, और फिर उन्होंने सर्व किया था 1957 से लेके 1962 तक, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं राजेंद्र प्रसाद की, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद आपके एक लौते ऐसे प्रेसिडेंट है जिन्होंने मल्टीपल टर्म सर्व करी है एज अ प्रेसिडेंट। इनके अलावा कोई भी और ऐसा आपका प्रेसिडेंट नहीं आए हैं जिन्होंने 5 साल से ज़्यादा की टर्म सर्व करी हो। तो प्लीज़ इस चीज़ पे फोकस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे 5 साल यहाँ हो गए, 5 साल यहाँ हो गए, तो इन्होंने टोटल जो सर्विस दी है यहाँ पे एज अ प्रेसिडेंट वो आपकी यहाँ पे 10 साल की दी है। तो ये यूनिक आपका कंडीशन है, तो प्लीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और इसलिए आपको यहाँ पे डी ऑप्शन पूछा गया था, क्योंकि जनरली यहाँ पे लोग यही सोचेंगे कि कोई भी यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो इसलिए आपको यहाँ पे आपको मैं बता भी दे रहा हूँ एग्जाम्पल के साथ कि राजेंद्र प्रसाद आपके ऐसे प्रेसिडेंट थे जिन्होंने मल्टीपल टर्म आपकी यहाँ पे एज अ प्रेसिडेंट सर्व करी थी, ठीक है। तो ये जो आपको यहाँ पे लास्ट ऑप्शन दे रखा है एकदम करेक्ट है कि अगर कोई एक बार प्रेसिडेंट बन गया है ना तो वो वापस से बन सकता है, पर गवर्नमेंट के ऊपर है वो बेसिकली, ठीक है, कि उनको बनाना है नहीं बनाना है। तो ये पॉइंट आपके लिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट आ जाता है। फिर अगला क्वेश्चन पे देखते हैं यहाँ पे। तो अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट नहीं है, नॉट करेक्ट पूछा है। तो जो वही वापस से सेम चीज़ आ जाती है कि जो गलत होगी वही हमारा यहाँ पे आंसर होगा, नॉट, ठीक है। तो पहला आपको दे दिया कि ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टेकन इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया भी था कि जो भी आप यहाँ पे कोई भी साइन भी कर रहे हो ना, कोई डील भी साइन कर रहे हो अगर आप, तो हर एक चीज़ आपके प्रेसिडेंट के नाम पे ही हो रही है, क्योंकि वो आपके कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है कंट्री के। तो जब वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है कंट्री के तो सब कुछ उनके ही नाम पे चलना है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। फिर दूसरा आपको दे दिया यहाँ पे द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट्स अ पर्सन एज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया प्रोवाइडेड ही और शी इज क्वालिफाइड टू बी अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और अ हाई कोर्ट। तो ये भी आपका यहाँ पे एकदम करेक्ट है। और ये बेसिकली यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है जो आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए आपके अटॉर्नी जनरल की, जो आपके रिप्रेजेंट करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है। अटॉर्नी जनरल जो है वो आपके रिप्रेजेंट करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को, एडवोकेट जनरल आपके रिप्रेजेंट करते हैं स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है। तो दोनों की थोड़ी कंडीशंस अलग अलग है, इनको आपके अपॉइंट कर रहे हैं प्रेसिडेंट, तो आपको ये भी याद रख लेना है, ठीक है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी आपका क्या है यहाँ पे एकदम करेक्ट है। फिर तीसरा आपको दे रखा है द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैन नॉट एक्सीड 10% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स। अब ये आपका हो जाएगा गलत, क्योंकि कैन नॉट एक्सीड में आपका 10% दे दिया, वो आपका नहीं होता है, वो बेसिकली आपका यहाँ पे 15% का कैप होता है, ठीक है। तो आपका क्योंकि वो 10% इन्होंने दे दिया ना, इसलिए आपका यहाँ पे गलत है। कैप है आपका, प्रेजेंट है कैप, मतलब आपका सिर्फ 15% से ज़्यादा यहाँ पे लोग आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में नहीं होने चाहिए। तो इसमें आपका यहाँ पे जो कैप लगा है बेसिकली वो आपका 15% पे लगा है, ना कि आपके 10% पे। तो इसलिए आपके यहाँ पे जो गलत स्टेटमेंट आपको जो पता होनी चाहिए वो आपकी है थर्ड ऑप्शन, और इसलिए हमारा यहाँ पे राइट आंसर निकलेगा यहाँ पे थर्ड, ठीक है। तो जो गलत है वही हमारे यहाँ पे क्या होगा, आंसर होगा। तो करेक्ट आंसर है हमारे यहाँ पे सी ऑप्शन। अब डी आपसे बोल रहा था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज बाउंड टू एक्ट एज पर द एडवाइस टेंडर्ड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो यहाँ पे एकदम करेक्ट है आपका यहाँ पे ये भी, कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है तो उनकी एडवाइस पे ही आपके यहाँ पे प्रेसिडेंट क्या करेंगे, यहाँ पे काम करेंगे। तो ये भी आपका एकदम करेक्ट है, और जो इनकी एडवाइस है उस पर आप जुडिशियल रिव्यू वगैरह कुछ नहीं कर सकते हो, ये भी पॉइंट आपको यहाँ पे याद रख लेना है, ठीक है। तो ये भी पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है कि जो आपके यहाँ पे एडवाइस दे रहे हैं, ठीक है, एडवाइस ऑफ दी आपके यहाँ पे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो आपके हैं,
तो इनकी यहाँ पे जो एडवाइस है तो ये आपके यहाँ पे अंडर नहीं होती है जुडिशियल रिव्यू के, ठीक है। तो ये भी पॉइंट आपका यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट आ जाता है जो आपको यहाँ पे याद रख लेना है, ठीक है। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको वापस से वही पूछा जा रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज फॉलोड इन इलेक्टिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं अभी तक, तो आपको यहाँ पे रट जाना चाहिए। वो आपका रहेगा यहाँ पे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे ऑलरेडी देख भी चुके हैं। फिर हम आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट पर्टेनिंग टू द प्रेसिडेंट्स टर्म ऑफ ऑफिस इज नॉट करेक्ट। टर्म ऑफ ऑफिस के रिगार्डिंग आपके प्रेसिडेंट से रिलेटेड कौन सी कंडीशन, कौन सी स्टेटमेंट आपकी यहाँ पे करेक्ट नहीं है। जो गलत स्टेटमेंट होगी वो हमारा यहाँ पे आंसर होगा। तो पहला आपको दिया है कि प्रेसिडेंट आपके होल्ड करते हैं ऑफिस को 5 साल के टर्म के लिए, तो एकदम करेक्ट है, आपके 5 साल की ही टर्म रहती है। जैसे आपको मैंने शुरू में बताया था कि राजेंद्र प्रसाद ने 2 बार आपके यहाँ पे टर्म सर्व करी है एज अ प्रेसिडेंट, तो उन्होंने 10 साल एज अ प्रेसिडेंट यहाँ पे सर्व किया है, ठीक है। तो पहला आपका एकदम करेक्ट है। दूसरा आपसे बोल रहे हैं यहाँ पे द प्रेसिडेंट में बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस बाय द वे ऑफ इम्पीचमेंट। तो यहाँ पे ये भी करेक्ट है कि प्रेसिडेंट को रिमूव करना ईजी नहीं है, और हमेशा जब भी हम बात करेंगे रिमूवल की ना प्रेसिडेंट के केस में, तो हम वो वर्ड यूज करते हैं इम्पीचमेंट, ठीक है। रिमूवल वर्ड यूज नहीं करेंगे, इम्पीचमेंट वर्ड यूज करते हैं। तो वही बस आपको यहाँ पे दे रखा है, ये भी आपका एकदम करेक्ट है। और इसकी कुछ सर्टन कंडीशंस है, वो जब क्वेश्चंस आपके आएंगे वहां पे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये भी पॉइंट आपको यहाँ पे याद रख लेना है। फिर सी आपसे यहाँ पे क्या बोल रहा है, द प्रेसिडेंट में रिजाइन बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ हिज और हर टर्म बाय राइटिंग टू द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। अब देखो यहाँ पे वो कर तो सकता है रिजाइन, पर वो स्पीकर ऑफ लोकसभा को क्यों ही देगा अपना रेजिग्नेशन, आप खुद सोचो थोड़ा। आपका यहाँ पे जो करेक्ट आंसर निकलता वो आपका रहता है यहाँ पे वीपी, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट। तो इसकी वजह से यहाँ पे ये स्टेटमेंट क्या है, यहाँ पे गलत है, और यही हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। गलत स्टेटमेंट हमारा आंसर होगा, नॉट पूछा है। तो ऑब्वियस सी बात है, आपके जो प्रेसिडेंट है अगर वो रिजाइन देंगे तो वो आपके जो अगली नेक्स्ट पोस्ट है जो कॉन्स्टिट्यूशनल के हिसाब से, वो आपका वाइस प्रेसिडेंट है, तो उनको देंगे, ना कि वो स्पीकर ऑफ लोकसभा को देंगे। तो यहाँ पे आपको बस लॉजिक लगाना था, यहाँ पे कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट या फिर खतरनाक क्वेश्चन यहाँ पे ये नहीं था। लास्ट आपसे बोल रहा था प्रेसिडेंट शेल नॉट विद स्टैंडिंग द एक्सपायरेशन ऑफ हिज और हर टर्म कंटिन्यू टू होल्ड ऑफिस अंटिल हिज और हर सक्सेसर एंटर्स अपॉन हिज और हर ऑफिस। अब यहाँ पे सिंपल टर्म्स में बस यहाँ पे ये बोल रहा है कि अगर मान लो यहाँ पे एक आपके प्रेसिडेंट है, ठीक है, उनका एक्सपायर हो जाता है आपका यहाँ पे टर्म, मतलब उनको 5 साल हो जाते हैं, पर अगर कोई भी नया प्रेसिडेंट इलेक्ट नहीं हुआ होता है ना, तो जब तक वो इलेक्ट नहीं होता है तब तक वो कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो जैसे ही वो इलेक्ट हो जाएंगे वैसे ही यहाँ पे नए प्रेसिडेंट जो है वो आपके आ जाएंगे। तो जनरली अगर आप देखो तो वो पहले ही 5 साल से पहले ही बेसिकली आपका यहाँ पे इलेक्ट हो जाते हैं, ताकि जैसे ही उनके 5 साल हो वैसे ही आपके न्यू प्रेसिडेंट आपके यहाँ पे बन जाए, ठीक है। तो आपका यहाँ पे डी ऑप्शन भी क्या है, यहाँ पे स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। तो गलत स्टेटमेंट आपकी थर्ड वाली थी, और इसी वजह से हमारे यहाँ पे थर्ड ऑप्शन हमारा आंसर है। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि विच प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड दैट द प्रेसिडेंट शेल नॉट बी आंसरेबल टू एनी कोर्ट ऑफ इंडिया फॉर द एक्सरसाइज ऑफ पावर ऑफ हिज ऑफिस। अब यहाँ पे सिंपल स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन है, याद रख लेना आर्टिकल 361 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। तो आर्टिकल 361 यहाँ पे पावर देता है प्रेसिडेंट को कि उनके द्वारा कोई भी एक्शन किया गया है जब वो यहाँ पे प्रेसिडेंट थे, तो उसके ऊपर ना बेसिकली वो आंसरेबल नहीं है यहाँ पे कोर्ट को, ठीक है। अगर मान लो ऐसी कोई कंडीशन आ जाती है यहाँ पे कि ऐसी कोई सिचुएशन फेस करनी पड़े यहाँ पे इनको, तो अगर वो आपके प्रेसिडेंट है और उस पर्टिकुलर टाइम पे अगर उनके द्वारा कोई भी आप बोल सकते हैं एक तरीके से उन्होंने कोई पावर अपने यहाँ पे यूज करी जिसकी वजह से कोई सिचुएशन क्रिएट हो गई, तो और अगर आपकी सुप्रीम कोर्ट कुछ पूछती है उनसे तो वो आंसरेबल नहीं है उस पर्टिकुलर कंडीशन में, ठीक है। ये आपका कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है, तो ये आपका आर्टिकल 361 में लिखा हुआ है, जो कि एक तरीके से स्पेशल पावर दे रहा है आपके प्रेसिडेंट को कि वो सुप्रीम कोर्ट को आंसरेबल नहीं है उनके द्वारा कोई भी अगर पावर को यूज किया गया जिसकी वजह से कुछ भी अगर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है तो, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। फिर अगले पे चलते हैं हम लोग यहाँ पे। तो अगला क्वेश्चन आपका वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड है। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द वाइस प्रेसिडेंट इज नॉट करेक्ट, ठीक है। इनमें से कौन सा आपका वाइस प्रेसिडेंट के रिगार्डिंग आपकी स्टेटमेंट गलत है, ये आपसे पूछी जा रही है। तो पहला आपसे बोल दिया यहाँ पे कि जो वाइस प्रेसिडेंट है वो आपके यहाँ पे री इलेक्शन के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। तो ये जो आपकी यहाँ पे स्टेटमेंट है यही आपकी गलत स्टेटमेंट हो जाएगी। तो करेक्ट आंसर निकलेगा हमारा यहाँ पे ए ऑप्शन, क्योंकि वो बेसिकली आपके यहाँ पे एलिजिबल होते हैं, ठीक है। यहाँ पे याद रखना है एलिजिबल फॉर री इलेक्शन। तो क्योंकि आपको यहाँ पे ये दे दिया कि आपके एलिजिबल नहीं होते हैं, तो यही आपका यहाँ पे क्या है, गलत आंसर हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको यहाँ पे याद रखनी है, आपको यहाँ पे पता भी होना चाहिए, ठीक है। और अगर हम जैसे आपको यहाँ पे ये भी पता होगा कि हाल फिलहाल में आपके ऐसे टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं जो आपसे पूछ लेता है कि 4 नाम दे देगा, फिर आपसे पूछेगा
कि ये सब आपके यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट जो आपको दे रखे 4 ऑप्शन, इनमें से कौन-सा वाइस प्रेसिडेंट नहीं है, या फिर कौन-सा आपका इनमें से प्रेसिडेंट नहीं बना है कभी भी, या फिर इनमें से कोई भी आपका कभी स्पीकर नहीं बना है, या फिर अगर बने हैं तो इनमें से कौन-सा बना है। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आपसे दिए जाते हैं, ठीक है? और अगर आप देखोगे यहाँ पे एलिजिबल क्राइटेरिया के हिसाब से अगर हम बात करें, तो ये आपके री इलेक्टेड यहाँ पे हो सकते हैं एज अ वाइस प्रेसिडेंट, क्योंकि अगर आपको पता हो कि जो आपके पहले वाइस प्रेसिडेंट थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तो उन्होंने भी अगर आप देखोगे ना तो 2 टर्म वाइस प्रेसिडेंट की यहाँ पे गुजारी है, मतलब उन्होंने भी सर्व किया है एज अ वाइस प्रेसिडेंट 2 टर्म, ठीक है? तो यहाँ पे याद रखना कि जो आपके पहले थे वाइस प्रेसिडेंट, वो थे आपके यहाँ पे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे आपके यहाँ पे फर्स्ट आपके थे यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट, और इन्होंने भी यहाँ पे 10 साल यहाँ पे एज अ सर्व किया था एज अ वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है? तो ये भी आप बोल सकते हो कि इन्होंने 2 टर्म एज अ वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पे क्या की है, यहाँ पे इन्होंने सर्व करी है। तो इससे हमें यहाँ पे ये चीज़ पता चल रही है, अगर आपको एक भी दिख गया यहाँ पे कि उन्होंने सर्व करी है एक से ज़्यादा, तो ऑब्वियस सी बात है आपका पहला कंडीशन तो वैसे ही गलत हो जाएगा, ठीक है? फिर आपको यहाँ पे याद रखना है कि 35 ईयर्स का यहाँ पे एज का क्राइटेरिया है जो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। फिर इनका भी जो टर्म है वो 5 साल का रहता है। और आपको तीसरा दे रखा है कि ही इज इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ द मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। तो ये भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि एमपीज ही सिर्फ यहाँ पे इसमें हिस्सा लेते हैं, चाहे वो आपके इलेक्टेड हो या फिर नॉमिनेटेड हो। तो आपका जो सी स्टेटमेंट है ये भी आपका करेक्ट है। तो गलत स्टेटमेंट आपकी है यहाँ पे ए ऑप्शन, तो इसलिए हमारा यहाँ पे राइट आंसर भी होने वाला है ए ऑप्शन, ठीक है? क्योंकि हमसे गलत स्टेटमेंट ही पूछी थी कौन सी है। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे नीति आयोग से रिलेटेड है। तो एज पर कैबिनेट रेजोल्यूशन ऑन 1 जनवरी 2015 द नीति आयोग कंसिस्ट ऑफ। तो नीति आयोग बेसिकली किस किस से बना हुआ है, कौन से मेंबर्स आपको देखने को मिलते हैं, ये आपसे पूछ रहा है। तो याद रखना नीति आयोग के प्रेसिडेंट बेसिकली आपके होते हैं यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर, ठीक है? तो आपको पहला तो आपको क्लियरली दिखेंगे कि ये तो आपके होने ही है, क्योंकि आप बोल सकते हो प्रेसिडेंट बोल लो, या फिर आप बोल लो यहाँ पे कि चेयरमैन जो है नीति आयोग के, ठीक है? नीति आयोग के चेयरमैन या फिर आपके प्रेसिडेंट जो है ये है आपके प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है? इसके अलावा नीति आयोग में आपके जितने भी आप देखोगे ना जो चीफ मिनिस्टर्स हैं, ये सब आपको देखने को मिलेंगे, जितने भी स्टेट के चीफ मिनिस्टर है। तो मतलब आपका दूसरा भी एकदम करेक्ट है। और यूटी के रिस्पेक्ट में बात करें तो लेफ्टिनेंट जो आपके गवर्नर्स होते हैं, वो सब आपको देखने को मिलेंगे इस पर्टिकुलर केस में। साथ ही साथ अगर आप देखोगे यहाँ पे तो रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर आपके यहाँ पे इनमें नहीं होते हैं। और जो आपको 4 दे रखा है यहाँ पे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर टू बी अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, तो ये भी आपका यहाँ पे एकदम करेक्ट है, ठीक है? तो यहाँ पे आपके 3 जो कंडीशन दे रखी है, स्टेटमेंट दे रखी है, वो आपकी करेक्ट है। तो 1 टू 4 आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, याद रख लेना। यहाँ पे आपके जो चेयरमैन होते हैं, ये आपके होते हैं वाइस प्रेसिडेंट नहीं होते, आपके यहाँ पे कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ठीक है? तो प्लीज़ इस चीज़ को याद रखना कि नीति आयोग बेसिकली आपका एक एडवाइजरी ऑर्गेनाइजेशन आप बोल लो, काउंसिल बोल लो, एक तरीके से आयोग है एक तरीके का, जो एडवाइजरी है उसके कही हुई चीज़ें मानना ना मानना गवर्नमेंट के ऊपर होता है, ठीक है? तो ये एक एडवाइजरी काउंसिल बोल सकते हो, आयोग है, जो इसको हेड करते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और इन इसमें ही एक वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट होती है जो कि इलेक्ट की जाती है प्रेसिडेंट आपके प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, ठीक है? तो प्राइम मिनिस्टर ही बताते हैं कि कौन आपके वाइस प्रेसिडेंट होंगे इस नीति आयोग में। रियल में आप यहाँ पे अलग चीज आ जाती है, इस पर्टिकुलर केस में आपके कौन रहेंगे वो आपकी बात हो रही है, ठीक है? तो प्लीज़ इस चीज़ को यहाँ पे याद रखना। ये आपका यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके अलावा जैसे आपको दिख रहा है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी आपके यहाँ पे पीएम ही बताते हैं, जो कि फिक्स टेन्योर के लिए आपके इलेक्ट होके आते हैं। तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो आपको यहाँ पे याद रख लेना है, ठीक है? और आपके यहाँ पे साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है कि यहाँ पे ना आपके 4 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स भी आपके यहाँ पे होते हैं। तो 4 एक्स ऑफिशियो मेंबर भी जो है वो आपके यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो आपके यहाँ पे होते हैं 4, ठीक है? ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। तो रोटेशन बेसिस पे आप एक तरीके से देखोगे आपके यहाँ पे एडहॉक मेंबर भी आपके यहाँ पे होते हैं। तो एडहॉक मेंबर्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो कि रोटेशन बेसिस पे चेंज होते रहते हैं, ठीक है? तो ये आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जो आपको यहाँ पे याद रख लेना है, ठीक? तो ये सब आपके यहाँ पे मेंबर्स हैं जो आपको इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना नीति आयोग के रिस्पेक्ट में। फिर आगे अगर हम बात करें, ये भी आपका नीति आयोग का ही क्वेश्चन है। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ऑब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द नीति आयोग। ऑब्जेक्टिव्स क्या है आपके नीति आयोग की, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो पहला आपसे बोल रहा है कि इम्पोजिंग पॉलिसीज ऑन दी स्टेट्स एंड यूटीज। अब देखो इम्पोजिंग पॉलिसीज की यहाँ पे बात करी जा रही है, तो ऑब्वियस सी बात है ये हो जाएगा गलत। क्यों गलत हो जाएगा? जैसे मैंने आपको बोला कि ये एक एडवाइजरी बॉडी है, ये कुछ भी इम्पोज वगैरह कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है? ये क्या है? यहाँ पे एक एडवाइजरी बॉडी है, एडवाइजरी आयोग है, एडवाइजरी काउंसिल बोल लो, ऑर्गेनाइजेशन बोल लो, कुछ बोल लो। ये एक एडवाइजरी बॉडी है, बस ये एडवाइस दे सकता है, ये कुछ भी लागू नहीं कर सकता है, कुछ इम्पोज नहीं कर सकता है, ठीक है? वो सब काम आपके गवर्नमेंट का है।
फिर दूसरा आपको दिया गया है यहाँ पे कि एलोकेशन जो आपको दे रखी है, एलोकेशन ऑफ फंड्स एट नेशनल एंड स्टेट लेवल, वो भी इसका काम होता है, तो ये भी आपका गलत है। जैसे मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ आपका एडवाइजरी बॉडी है, ये बस आपको आइडिया देगा, बाकी सब काम आपका अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग आपके यहाँ पे जो है वो करेंगी, ठीक है। मेनली आपका जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, वो करेगी। तो इसलिए आपके यहाँ पे शुरू के दोनों गलत, और शुरू के दोनों गलत होने की वजह से आपका ए भी गया, फिर बी भी गया और आपका सी भी गया, ठीक है। तो राइट आंसर हमें यहाँ पे सीधा मिल जाएगा यहाँ पे 3 ओनली। तो सिर्फ इतना पता होता कि नीति आयोग आपका एडवाइजरी बॉडी है, तो आप फर्स्ट 2 जो आपके स्टेटमेंट्स हैं उन दोनों को गलत करके आपको सीधा आंसर मिल जाता। 3 ओनली आपका यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट थी। तो डिज़ाइन करती है बेसिकली यहाँ पे नीति आयोग आपकी स्ट्रैटेजीज वगैरह को, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज को डिज़ाइन करती है और प्रोग्राम वगैरह को यहाँ पे डिज़ाइन करती है। तो बस यहाँ पे ये डिज़ाइन करने का काम कर रही है, उसको बस कंस्ट्रक्ट करने का काम कर रही है, पर यहाँ पे किसी भी तरीके से ये कुछ भी फंड से रिलेटेड कोई काम नहीं करती है, ना ही यहाँ पे ये कुछ इम्पोज करने का काम कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे बस इसका काम है यहाँ पे आइडियाज़ देना, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज बनाना, बस वही एक काम है, एडवाइस देना इनका मेन काम है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है अपना यहाँ पे डी ऑप्शन। नाउ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे CDS 1 2021 का आपको यहाँ पे दे रखा है। तो ये भी आपका यहाँ पे नीति आयोग से ही रिलेटेड है। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा आपका ऑब्जेक्टिव नहीं होता है नीति आयोग का। अब देखो सेम ही तरीके का क्वेश्चन अगर आप यहाँ पे देखो, तो अगर हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से पढ़े, पहले तो आप खुद से ट्राई करो, फिर मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, वीडियो को रोक के आप खुद से पहले ट्राई कर लो। अब अगर हम यहाँ पे स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं, तो पहला स्टेटमेंट आपसे बोल रहा है कि इट प्रोवाइड्स अ क्रिटिकल डायरेक्शन एंड स्ट्रेटेजिक इनपुट फॉर डेवलपमेंट प्रोसेस। तो यहाँ पे ये एकदम करेक्ट है। जैसे मैंने आपको बताया, नीति आयोग क्या है, ये आपका एक एडवाइजरी बॉडी है, तो ये बस आपको एक एडवाइस दे सकता है, ये आपकी लॉन्ग टर्म पॉलिसीज को बना सकता है, उसको लागू करना या नहीं करना या फिर फंड से रिलेटेड कोई भी काम आपका यहाँ पे नीति आयोग का नहीं होता है, ठीक है। तो यही चीज़ आपको यहाँ पे दिख रही होगी कि आपका यहाँ पे स्ट्रैटेजिक इनपुट जो बेसिकली यहाँ पे देना या फिर क्रिटिकल डायरेक्शन देना, वो आपका नीति आयोग का काम है। वो बेसिकली एक तरीके की, क्योंकि वो एडवाइस है जो आपका नीति आयोग यहाँ पे दे रहा है, ठीक है। फिर ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे नीति आयोग बेसिकली आपका थिंक टैंक है। जैसे मैंने आपको बताया, आइडियाज देना इसका काम है, तो इसको थिंक टैंक यहाँ पे बोला जाता है। फिर तीसरा आपको बोला गया है यहाँ पे कि इट मॉनिटर्स एंड इवेल्युएट्स द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोग्राम। तो अब ये आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आप यहाँ पे जरूर नोट डाउन करके रखना, कि इसका काम फंड से रिलेटेड नहीं है, ना ही इसका काम आपके इम्पोज करने से है, ठीक है। ये जो आपका डायरेक्शन इसने दिया, अब जब गवर्नमेंट उसको आपका फॉलो करेगी, उसको इम्पोज करेगी उस पर्टिकुलर डायरेक्शंस को, तो वो किस तरीके से काम कर रही है ना, उसको रिकॉर्ड करना नीति आयोग का काम है, ठीक है। तो उसके बारे में कि किस तरीके से यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे हुआ है, उसको इवेलुएट करना, ताकि वो और भी सही चीज़ वो यहाँ पे आइडियाज़ दे पाए नीति आयोग गवर्नमेंट को, आने वाले आपके लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ के लिए, स्कीम्स वगैरह के लिए। तो इसलिए यहाँ पे इसको क्या करती है, यहाँ पे नीति आयोग आपकी मॉनिटर करती है कि किस तरीके से यहाँ पे ये काम कर रही है डे टू डे लाइफ में, और किस तरीके से आपका यहाँ पे इवेलुएट हो रही है, ठीक है, चीज़ें। तो और किस तरीके से आपके यहाँ पे लोगों की हेल्प करी जा रही है पर्टिकुलर स्कीम से रिलेटेड। तो हर एक चीज़ यहाँ पे आपकी इवेल्युएट और मॉनिटर करना आपका नीति आयोग का काम होता है, ठीक है। पर कोई भी इम्पोज करना किसी को या फिर आपके फाइनेंशियल किसी भी चीज़ को, वो आपका इसका काम नहीं होता है। फिर अगला आपको यहाँ पे दे दिया कि इट ऑफर्स अ प्लेटफॉर्म फॉर रेजोल्यूशन ऑफ इंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट। अब देखो यहाँ पे इंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट के लिए यहाँ पे ये कोई प्लेटफॉर्म प्रोवाइड नहीं करता है। जैसे मैं आपको बोला था कि ये सिंपल सा आपका यहाँ पे एडवाइजरी काउंसिल है और कुछ भी नहीं है, एडवाइजरी बॉडी है जो आपका यहाँ पे एडवाइस देने का काम कर रही है, लॉन्ग टर्म स्कीम बनाने का काम कर रही है, वो पर्टिकुलर चीज़ों को बस डिजाइन करने का काम कर रही है, ताकि यहाँ पे लॉन्ग रन में लोगों की हेल्प हो पाए। अब उसको इम्पोज करना नहीं करना, वो सब आपकी गवर्नमेंट का काम है, और ना ही यहाँ पे कोई कन्फ्लिक्ट में यहाँ पे आपकी हेल्प करेगा, ठीक है। ये बस आपके लोगों के बारे में सोचता है। तो बस इतना पॉइंट आपको याद रखना है। तो ये आपका यहाँ पे क्या है, गलत आंसर हो जाएगा, गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। तो इसकी वजह से आपका यहाँ पे ये जो करेक्ट आंसर निकलेगा, वो आपका यहाँ पे डी ऑप्शन ही निकलने वाला है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। बाकी आपको पता ही होगा कि आपका यहाँ पे ये 2015 में बना था, तो ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। और ये कौन से टाइप का अप्रोच फॉलो करता है, तो ये आपका अप्रोच फॉलो करता है बॉटम अप अप्रोच, ठीक है। तो ये भी आपसे कभी कभी पूछ लेता है कि टॉप टू डाउन अप्रोच फॉलो करता है या फिर बॉटम टू अप अप्रोच फॉलो करता है। तो याद रखना, आपका ये अप्रोच फॉलो करता है बॉटम अप अप्रोच, ठीक है। तो यहाँ पे सीधे सीधे आपका यहाँ पे डायरेक्ट आंसर निकलेगा डी ऑप्शन। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे जो दे रखा है, आपको ईडब्ल्यूएस से रिलेटेड दे रखा है, तो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज इंट्रोड्यूस रिजर्वेशन इन एजुकेशन एंड इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट फॉर पीपल फ्रॉम द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। अब सिंपल टर्म्स में आपसे ये पूछा जा रहा है कि ईडब्ल्यूएस कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से यहाँ पे लागू किया गया था, जिसमें
रिजर्वेशंस दिया जाता है यहाँ पे एजुकेशन में और आपके यहाँ पे पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, मतलब जॉब्स वगैरह में जो आपकी गवर्नमेंट जॉब्स होती है उसमें, ठीक है। तो अगर आप देखो कि कितना दिया जाता है तो ये भी याद रख लेना, 10% का यहाँ पे कैप लगाया गया है ईडब्ल्यूएस में, तो ये आप यहाँ पे याद रख सकते हो। इसके अलावा आपको यहाँ पे याद रखना है कि आपका जो 103 है, ये आपका राइट आंसर निकलेगा कि आपका 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है, इस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को यहाँ पे लागू किया गया, जिसमें 10% रिजर्वेशन दिया गया यहाँ पे ईडब्ल्यूएस के लोगों को एजुकेशन की फील्ड में और आपके पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की फील्ड में, मतलब आपके यहाँ पे जॉब्स में, आपकी गवर्नमेंट जॉब्स में स्पेशली, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ये, ठीक। फिर अगर हम देखो इसके अलावा अगर हम आगे बात करते हैं तो आपको यहाँ पे ये भी देखने को मिलेगा, जैसे आपको यहाँ पे 101 दे रखा है ना, तो यहाँ से तो आपका जीएसटी आप इससे रिलेट कर सकते हो, क्योंकि आपका जीएसटी बेसिकली आपका आया था 2014 में, आपका यहाँ पे ये इंट्रोड्यूस हुआ था, तो ये आपको यहाँ पे पता ही होगा, तो ये आपको यहाँ पे याद रख लेना है, ठीक है। फिर इसके अलावा अगर हम आगे बात करते हैं तो यहाँ पे आपको ये भी एक चीज़ देखने को मिली थी कि आपका यहाँ पे जो 102 है, तो 102 के थ्रू आपका 338 जो आपका बी बेसिकली आपका बनता है, ठीक है, जो आपका आता है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, तो वो आपका इसी के थ्रू बना है, 102 के थ्रू बना है, तो ये भी पॉइंट आपको क्या रखना है यहाँ पे, याद रख लेना है। ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, तो अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा यहाँ पे CDS 2 2021 का आपको यहाँ पे पूछा हुआ है। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेड द प्रोक्लेमेशन ऑफ एन इमरजेंसी इम्यून फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू। तो जुडिशियल रिव्यू से बेसिकली यहाँ पे इमरजेंसी को कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में अलग कर दिया गया था, मतलब अगर यहाँ पे इमरजेंसी लगाई जाती है तो उस पर जुडिशियल रिव्यू ना कर पाए, ये आपका कौन से अमेंडमेंट में यहाँ पे करा गया था। तो ये आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे 42nd अमेंडमेंट के थ्रू, ठीक है। तो आपका राइट आंसर होने वाला है यहाँ पे सी ऑप्शन, आपको यहाँ पे बस सीधे सीधे यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, ठीक है। स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन है यहाँ पे जितने भी आपको दे रखे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से रिलेटेड। तो यहाँ पे अब अगला आपसे बोल रखा है कि बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन इंसर्टेड इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो सिंपल सा आपका यहाँ पे स्टेटमेंट हो जाएगी, आपसे जो पूछ रहा है कि 21A जो है वो आपका कौन से CAA के थ्रू यहाँ पे ऐड किया गया था, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड किया गया था, तो वो था आपका यहाँ पे 86, ठीक है। तो ये भी आपका यहाँ पे डायरेक्ट स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन है, तो प्लीज़ इसको यहाँ पे ज़रूर याद रखना। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस was added to the 8th schedule of by the Constitutional Amendment Act of 1967। तो 1967 में आपने कौन सी लैंग्वेज को यहाँ पे ऐड किया था 8th शेड्यूल में। तो यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर होने वाला है यहाँ पे सिंधी लैंग्वेज, ठीक है। तो सिंधी लैंग्वेज आपको याद रखना है, जो आपने यहाँ पे ऐड करी थी 1967 में, जो आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट भी है। और ये भी याद रखना कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू करी थी, तो वो था आपका 21st, ठीक है। तो 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1967, इस पर्टिकुलर आपके एक्ट में सिंधी लैंग्वेज को यहाँ पे ऐड किया गया था आपके 8th शेड्यूल के अंदर, यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ बाकी। फिर आपकी यहाँ पे कुछ और लैंग्वेजेस है जो आपकी यहाँ पे ऐड हुई थी, जैसे आपकी 71st जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था 1992 का, इस पर्टिकुलर में आपका यहाँ पे ऐड करी गई थी, यहाँ पे कोंकणी ऐड हुई थी पहली, दूसरी आपकी यहाँ पे मणिपुरी ऐड हुई थी, ठीक है, मणिपुरी ऐड हुई थी, और फिर तीसरी आपकी यहाँ पे नेपाली ऐड हुई थी। तो ये 3 आपकी यहाँ पे ऐड हुई थी 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में। इसी तरीके से एक और आपको यहाँ पे याद रखना है, वो है आपका यहाँ पे 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003। इसमें आपकी 4 लैंग्वेजेस ऐड हुई हैं, जिसमें आपका नाम आ जाता है यहाँ पे बोडो का, फिर आपका आ जाता है नाम यहाँ पे डोगरी का, फिर आपका आता है यहाँ पे मैथिली, ठीक है, मैथिली, तो ये भी आपके यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट है मैथिली, और लास्ट आपकी है यहाँ पे संथली, ठीक है, संथली। तो ये बेसिकली आपकी यहाँ पे मिलाओगे अगर आप, तो ऐसी 8 लैंग्वेजेस है जो आपकी बाद में ऐड हुई हैं कॉन्स्टिट्यूशनल आपके अमेंडमेंट से 8th शेड्यूल में। आपको जैसे पता है 8th शेड्यूल में आपकी टोटल ऑफिशियल लैंग्वेजेस कितनी है, यहाँ पे 22 है। तो ऑफिशियली अगर आप देखो तो ओरिजिनली आपकी थी यहाँ पे 14 लैंग्वेजेस पहले, जिसमें से बाद में आपको यहाँ पे +8 आपको इन 3 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से यहाँ पे ऐड होती हुई नजर आई थी, ठीक है। तो ईयर और कौन सा आपका यहाँ पे एक्ट था, नंबर आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, और कौन सी ऐड हुई थी, ये सब आपको आइडिया इसके बारे में होना चाहिए, ठीक। फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज एडेड एज अ फंडामेंटल ड्यूटी थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट ऑफ 2002। तो 2002 के थ्रू यहाँ पे आपसे ये पूछा जा रहा है कि क्या चीज़ आपकी ऐड हुई थी, और ये भी आपको दिया है कि 86 जो आपका यहाँ पे अमेंडमेंट है, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है ये आपकी आई थी 2002 में,
ठीक है, ये आपको यहाँ पे दिया ही है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा आपको यहाँ पे ये ही पूछा जा रहा है कि क्या चीज़ बेसिकली आपने यहाँ पे ऐड होती हुई देखी थी। तो अभी हमने यहाँ पे क्या देखा था, 21A है ना, राइट टू एजुकेशन। तो राइट टू एजुकेशन बेसिकली आपका यहाँ पे जो बी ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा, जहाँ पे बताया गया था कि 6 से लेके 14 साल तक के जो बच्चे हैं उनको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड होनी चाहिए एजुकेशन के फील्ड में। तो यहाँ पे ये आर्टिकल 21A के बारे में ही बता रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन। ठीक, तो राइट आंसर अपना क्या है यहाँ पे, बी ऑप्शन। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे, आप सिटीजनशिप वाले क्वेश्चन आ गए हैं। तो आपका यहाँ पे पहला पूछा जा रहा है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है आपका, ये फॉल करता है आपके कौन से पार्ट के अंदर। तो देखो यहाँ पे बहुत सिंपल सी चीज़ यहाँ पे याद रखना है, ये आपके सब डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन आपको एसएससी लेवल में देखने को मिलते हैं। तो अब ये मत सोच के रखना कि आपके ऐसे क्वेश्चन कभी भी आ सकते हैं, ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। ये मत सोचना कि कभी भी नहीं आएंगे, या फिर ये मत सोचना कि हमेशा ऐसे ही क्वेश्चन आता है यूपीएससी में। अभी अगर आपको यहाँ पे अगर यूपीएससी की बात करी जाए, तो ऐसा आपको दे सकते हैं यहाँ पे कि एक लिस्ट बना के दे देगा इस तरफ में, जहाँ पे पार्ट होंगे, पार्ट 1 2 3 ऐसे करके, और इधर यहाँ पे वो 4 टॉपिक्स लिख देगा, फिर आपको मैच करने को बोल देगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको थोड़ा देखने को लेंगे यहाँ पे यूपीएससी लेवल में, ठीक है। तो प्लीज़ इस चीज़ पे यहाँ पे ध्यान देना, फोकस करना, आपको सारे पार्ट पता होने चाहिए। तो पहला पार्ट आपका यूनियन एंड इट्स टेरिटरी वाला है, दूसरा आपका यहाँ पे सिटीजनशिप का है, ये आपको यहाँ पे पता ही होगा, ठीक है। फिर फंडामेंटल राइट्स वगैरह आपका आ जाता है। तो उसके बाद अगर हम आगे बात करें, फिर आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज आ जाती है, ठीक है। फिर आप उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे आपका डीपीएस पे आ जाता है, उसके बाद फिर आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज आ जाती है। आपने 51A और 51 आपने यहाँ पे ये सब देखा ही होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे याद रखना है, जो आपका पार्ट 1 है ये बेसिकली आपका यहाँ पे यूनियन एंड इट्स टेरिटरी को बताता है, जहाँ पे हम फिदा, जो आपका यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बताया था याद करने का, वो आपको यहाँ पे याद रखना है, फिदा, ठीक है। जिसमें मैंने आपको बताया था, फॉर्म अ न्यू स्टेट, इंक्रीज एरिया, डिक्रीज एरिया, अल्टर एरिया, या फिर आपका मतलब अल्टर बाउंड्रीज, या फिर आपके अल्टर नेम, ठीक है। तो ये सब हमने यहाँ पे ऑलरेडी देखा हुआ था। फिर दूसरा आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो है वो आपका आ जाता है यहाँ पे सिटीजनशिप, जो दूसरा पार्ट है बेसिकली वो आपका सिटीजनशिप को बताता है। तीसरा आप देखोगे यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स को बता रहा है। फिर फोर्थ अगर आप देखोगे यहाँ पे तो डीपीएसपी को बता रहा है यहाँ पे, और 4A अगर आप देखोगे तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ को बता रहा है, ठीक है। इसके अलावा जो आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट आते हैं वो आपका आ जाता है, जैसे 9 है, तो ये आपका यहाँ पे पंचायत को बताता है, ठीक है, पंचायत को बताता है। फिर 9A आपका एक इम्पॉर्टेंट है, जो आपका यहाँ पे म्यूनसिपैलिटीज़ को बताता है, म्यूनसिपैलिटीज़, ठीक है, ये आपका एक इम्पॉर्टेंट है। फिर आपका यहाँ पे एक 9B भी आ जाता है, जो आपका कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज़ को बताता है, कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज़ को आपका यहाँ पे बताता है। तो ये भी पॉइंट आप यहाँ पे याद रख सकते हो, ठीक है। फिर इसके अलावा आप देखोगे यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट रहेगा, जैसे आपका यहाँ पे है इलेक्शन से रिलेटेड, वो है आपका यहाँ पे 15, तो इलेक्शन आप यहाँ पे अलग से याद रख लेना। फिर आप देखोगे यहाँ पे 18 जो है इमरजेंसी से रिलेटेड, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। इसके अलावा आपको यहाँ पे 17 याद रखना है, जो आपका यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेजेस है उसके रिलेटेड आपका यहाँ पे है, ठीक है, ऑफिशियल आपकी लैंग्वेजेस से रिलेटेड है, तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रख लेना है, ये सब आपके इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से एक लास्ट आप यहाँ पे याद रख सकते हो 20 वाला, जो कि आपका अमेंडमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। अमेंडमेंट जो आपके होते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो बेसिकली आपका आर्टिकल है 368, तो वो आपको पार्ट 20 में ही देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये सब आपके छोटे छोटे बहुत ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, तो वो मैंने आपको बता दिया, बाकी आपको यहाँ पे अपनी तरफ से भी ज़रूर देख लेने हैं, ठीक है। फिर हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दे रखा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरियाज हैज़ बीन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द प्रीव्यू ऑफ द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019। तो कौन सी चीज़ को बेसिकली यहाँ पे बाहर रखा गया था 2019 के कॉन्स्टिट्यूशनल सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। तो यहाँ पे याद रखना कि आपका जो 6th शेड्यूल एरियाज है, जिसमें मैंने आपको यहाँ पे 4 स्टेट्स बताई थी, जिसमें आपका असम आता है, त्रिपुरा था, मेघालय था और मिजोरम था। तो ये 6 आपकी यहाँ पे जो 6th शेड्यूल है, इसमें जो ये 4 स्टेट्स आ रही है ना, इनको बेसिकली यहाँ पे सिटीजन अमेंडमेंट शिप एक्ट से यहाँ पे बाहर रखा गया था, ठीक है। तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट से यहाँ पे कौन से शेड्यूल को बाहर रखा था, 6 शेड्यूल को बाहर रखा था। उस शेड्यूल में कौन सी स्टेट्स आती हैं, असम आता है, मेघालय आता है, त्रिपुरा आता है और आपका मिजोरम आता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, आपको सीधा सीधा स्टेट भी दिया जा सकता था, तो वो पॉइंट भी आप यहाँ पे याद रख सकते हो। जैसे आपको यहाँ पे ऊपर दे रखी है यूटीज, ठीक है, इस तरीके से स्टेट भी दे सकता था, तो वो आपको पता होना चाहिए कि 6th शेड्यूल में आपकी कौन कौन सी आती है। यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ, असम है, फिर आपका यहाँ पे मेघालय है, ठीक है, मेघालय के बाद आपका यहाँ पे मिजोरम है, और मिजोरम के बाद आपका यहाँ पे है त्रिपुरा, ठीक है। तो ये 4 आपकी यहाँ पे स्टेट्स है जो आपकी 6th शेड्यूल में आती है। फिर उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दे रखा है CDS 1 2024 का ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट के हिसाब से यहाँ पे उसने क्या चीज़ें ऐड करी थी आपके प्रियम्बल में, ठीक है।
तो पहला आपको यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन एंड बिलीव वॉज सब्सटीट्यूटेड बाय लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन बिलीव फेथ एंड वर्शिप। तो यहाँ पे बोल रहा है कि 42nd के थ्रू आपने लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन एंड बिलीफ को चेंज करके लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड वर्शिप कर दिया था। तो ये आपका यहाँ पे हो जाएगा एकदम गलत, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जैसे पता भी होगा कि हमने यहाँ पे बेसिकली बस दो ही वर्ड ऐड करे हैं, वो है आपका यहाँ पे एक सोशलिस्ट और एक है आपका यहाँ पे सेकुलर, ठीक है। तो ये तो आपको यहाँ पे पता ही होना चाहिए। तो जब पहला गलत हो गया तो सीधे सीधे आप ए हटा सकते हो और सी हटा सकते हो। अब या तो दूसरा सही होगा या फिर दोनों ही गलत होंगे। अब दूसरा हम पढ़ लेते हैं। दूसरा आपसे बोल रहा है द एक्सप्रेशन यूनिटी ऑफ द नेशन वॉज सब्सटीट्यूटेड बाय यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। तो यहाँ पे ये एकदम करेक्ट है। तो यहाँ पे यूनिटी ऑफ द नेशन को चेंज करके यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन यहाँ पे कर दिया गया था। तो ये वाला आपका जो स्टेटमेंट है एकदम आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। तो राइट आंसर अपना बनेगा यहाँ पे टू ओनली, और डी ऑप्शन भी आपका हो जाएगा यहाँ पे एलिमिनेट, ठीक है। तो यहाँ से आपको एक आइडिया लग रहा होगा कि आपके जो अमेंडमेंट एक्ट्स है वो आपके कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ भी आपसे यहाँ पे पूछा जा सकता है, ठीक। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर नेसेसरी फॉर इशू अ रिट ऑफ सर्चरी इन इंडिया। तो सर्चरी को बेसिकली यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने के लिए या फिर लागू करने के लिए यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि क्या चीज़ आप यहाँ पे देखते हो इस पर्टिकुलर केस में। तो पहला चीज़ अगर आप यहाँ पे देखो, आपसे बोला जा रहा है कि देयर शुड बी a tribunal or an officer having legal authority to determine question affecting right of subject and having a duty to act judicially। तो बेसिकली आपसे यहाँ पे बोल रहा है कि आपके पास यहाँ पे एक ट्रिब्यूनल रहना चाहिए, ठीक है, या फिर आपके पास कोई एक ऑफिसर रहना चाहिए जिसमें आपसे बोला जा रहा है जिसके पास लीगल अथॉरिटी हो डिटरमाइन करने की इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को, कि आपके यहाँ पे जो राइट्स है, जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड राइट्स है, या फिर आपके यहाँ पे जो इसकी ड्यूटी है वो बेसिकली यहाँ पे जुडिशली यहाँ पे कर पाए। तो एकदम करेक्ट आपका यहाँ पे स्टेटमेंट हो जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे एकदम करेक्ट है कि आपके पास यहाँ पे ट्रिब्यूनल होना चाहिए या फिर आपके पास यहाँ पे कोई एक ऑफिसर रहना चाहिए जो इन सब स्टेप्स को यहाँ पे कर पाए। तो पहला आपका यहाँ पे एकदम करेक्ट है। दूसरा अगर आप देखो, दूसरा आपसे बोल रहा है कि सच ट्रिब्यूनल और ऑफिसर हैज़ एक्टेड विदाउट जुरिडिक्शन। तो यहाँ पे आपसे ये बोल रहा है कि जो ऐसे ट्रिब्यूनल्स है या फिर जो ऐसे ऑफिसर्स है ना, वो बेसिकली आपसे ये बोल रहा है कि आपके विदाउट ज्यूरिडिक्शन यहाँ पे काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है ये भी बेसिकली आपका यहाँ पे एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। तो राइट आंसर अपना बनेगा यहाँ पे बोथ 1 एंड 2, ठीक है। दोनों ही स्टेटमेंट जो आपकी है वो एकदम आपकी यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि आप देखोगे यहाँ पे जो सर्चरी बेसिकली आपकी यहाँ पे रिट है, ठीक है, ये आपकी यहाँ पे रिट यूज होती है अगर कोई गलत एक तरीके से देखोगे अगर गलत यहाँ पे डिसीजन हो जाता है, ठीक है, उसको चेंज करने के लिए आपकी यहाँ पे रिट यूज होती है। जिस तरीके से आपका प्रोहिबिशन वाली रिट है उसमें वो आपका प्रोहिबिट कर देता है यहाँ पे लोअर कोर्ट को डिसीजन देने से। यहाँ पे क्या है कि आपका डिसीजन दे दिया है, उसके बाद आपके यहाँ पे चीज़ देखने को मिलती है। तो इसलिए आपका यहाँ पे विदाउट ज्यूरिडिक्शन वाला जो कंडीशन है आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। तो आपकी यहाँ पे दो बेसिकली आपकी जो स्टेटमेंट्स आपको यहाँ पे दे रखी हैं, दोनों ही स्टेटमेंट्स आपकी यहाँ पे एकदम करेक्ट है। तो राइट आंसर अपना यहाँ पे बनेगा बोथ 1 एंड 2 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको यहाँ पे याद रख लेना है। फिर अगले पे चलते हैं। अगला भी आपका यहाँ पे रिट से रिगार्डिंग ही है। तो रिट्स में आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिट मीन्स यू मे हैव द बॉडी। तो यहाँ पे देखो ये बेसिकली ना आप यहाँ पे देखोगे तो रिट्स के ना ऐसे कुछ नाम वगैरह आ जाते हैं जहाँ पे आपको दे दिया जाता है। यहाँ पे अलग अलग रिट्स आपको दे देते हैं और फिर आपसे यहाँ पे पूछते हैं कि यहाँ पे इन रिट्स को और क्या क्या हम लोग यहाँ पे आप बोलते हो एक तरीके से इंग्लिश में हम लोग यहाँ पे इसको जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इनके रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो हमारा यहाँ पे जो करेक्ट आंसर निकल के आएगा वो हमारा आएगा यहाँ पे हैबियस कॉर्पस। तो हैबियस कॉर्पस का बेसिकली मतलब होता है यू मे हैव द बॉडी, ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो आपका दिया हुआ है ये आपका यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे आप ये चीज़ देखोगे कि जो आपका यहाँ पे रिट्स होते हैं, ठीक है, रिट्स में आपका जैसे आपको यहाँ पे दे भी रखे हैं कि हैबियस कॉर्पस है, मैंडेमस है, सर्चरी है, क्यू वारंटो और आपका यहाँ पे प्रोविजन भी है, ठीक है। तो ये सब आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट रिट्स वगैरह हैं जो आपको देखने को मिलता है, जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों यहाँ पे करते हैं। पर आपका अगर पूछा जाए कि रिट्स के मामले में किसके पास ज़्यादा पावर है तो फिर आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे हाई कोर्ट, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको सब यहाँ पे याद रखने हैं। जस्टिफाई आपको यहाँ पे जस्टिफिकेशन सब आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे है एक इंपॉर्टेंट चीज़। इसके अलावा देखोगे तो मैंडेमस में बेसिकली यहाँ पे बोला जाता है वी कमांड, ठीक है। इसका मतलब होता है मैंडेमस में यहाँ पे वी कमांड। और फिर सर्चरी की अगर हम बात करें तो इसका मतलब होता है बेसिकली यहाँ पे सर्टिफाइड, ठीक है, सर्टिफाइड। तो ये याद रख लेना। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पे एक होता है प्रोहिबिशन। तो प्रोहिबिशन बेसिकली आपके जो हायर कोर्ट्स होते हैं वो आपके लोअर कोर्ट्स को देते हैं यहाँ पे
कि अगर उनका यहाँ पे कोई भी डिसीजन वो लेने वाले हैं और अगर वो यहाँ पे एक तरीके से आप देखो गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं या फिर उस केस को रोकना चाह रहे हैं हाई कोर्ट्स में, अगर कोई यहाँ पे जो जिसका केस चल रहा था वो आगे आगे जाके सुप्रीम कोर्ट में चला गया, तो उस डिसीजन को अगर वो रोकना चाह रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट उसको डायरेक्शन दे सकता है अपने हाई कोर्ट को, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रख लेना है। इसके अलावा आप देखोगे यहाँ पे जो क्यू वारंटो आपको दे रखा है, तो इसका मतलब होता है यहाँ पे बाय व्हाट अथॉरिटी। इसका मतलब है यहाँ पे कि जो इंसान गवर्नमेंट की सीट पे बैठा है, मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट मतलब जो ऑफिसर्स हैं, तो जो गवर्नमेंट ऑफिसर हैं जो अपनी सीट पे बैठे हैं, उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उनका सही नहीं था, पर तब भी वो यहाँ पे जॉब कर रहे हैं किसी तरीके से, तो उन सब के खिलाफ यहाँ पे क्यू वारंटो यूज़ होता है, ठीक है, उनको हटाने के लिए। तो ये आपको याद रखना है। बाकी आपको हेबियस कॉर्पस बेसिकली आप ऐसे याद रख सकते हो कि अगर आपका इलीगल डिटेंशन किया जाता है ना, तो उस पर्टिकुलर केस में आपको यहाँ पे हेबियस कॉर्पस का यहाँ पे यूज़ किया जाता है, ठीक है। इस पर्टिकुलर रिट का यूज़ होता है इलीगल डिटेंशन के टाइम। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पे याद रख लेना है। फिर इसके बाद हम चलते हैं अपने यहाँ पे अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दे रखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर द इशू ऑफ रिट ऑफ क्यू वारंटो आर नॉट करेक्ट। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी क्यू वारंटो के हिसाब से करेक्ट नहीं है? जो नहीं होगी वही हमारा आंसर होगा। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, पहला आपको दिया हुआ है द ऑफिस मस्ट बी पब्लिक एंड इट मस्ट बी क्रिएटेड बाय अ स्टैट्यूट। तो ये आपका यहाँ पे एकदम करेक्ट है, ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे, क्योंकि जो ऑफिसर काम कर रहा होगा, जो भी आपका यहाँ पे गवर्नमेंट सर्वेंट काम कर रहा होगा, तो वो आपके पब्लिक ऑफिस में ही काम करेगा, है ना। कोई प्राइवेट कंपनी के लिए तो काम कर नहीं रहा है, आप आम लोगों के लिए काम कर रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ऑफिस आपका क्या रहेगा, यहाँ पे पब्लिक ही रहेगा। तो आपका एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। दूसरा आपको दे रखा है द ऑफिस मस्ट बी अ सब्सटेंटिव वन। तो ये भी आपको जो स्टेटमेंट दे रखी है आपका यहाँ पे कि आपका जो ऑफिस होना चाहिए वो आपका यहाँ पे सब्सटेंटिव वन होना चाहिए। तो ये जो आपके यहाँ पे कंडीशन है बेसिकली, ये आपकी हो जाएगी यहाँ पे गलत कंडीशन, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये देखोगे कि आपका यहाँ पे जो करेक्ट आंसर निकल के आएगा वो बेसिकली आपका यहाँ पे बी ही ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। ये आपकी क्योंकि स्टेटमेंट क्या है, यहाँ पे गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि ऐसा होना नेसेसरी नहीं है। मतलब यहाँ पे ये कहने का है कि सब्सटेंटिव में भी चल जाता है, पर ऐसा होना ज़रूरी नहीं है। क्योंकि यहाँ पे ज़रूरी क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने मस्ट लगा दिया, द ऑफिस मस्ट बी। तो मस्ट मतलब होता है कि यही हो, है ना। ओनली मतलब एक तरीके से ओनली का जो मतलब है वही मस्ट का मतलब हो गया। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि जो सब्सटेंटिव वन है वही अगर ऑफिस होता है तो ही आपकी क्यू वारंटो रिट लगती है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो इसको भी आपको यहाँ पे याद रख लेना, ये भी एक क्या है यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये आपका सब्सटेंटिव पब्लिक ऑफिस के केस में बेसिकली आपका यहाँ पे यूज़ किया जाता है, ये जो रिट आपको यहाँ पे दे रखा है। तो ये भी आपको पॉइंट याद रख लेना है, ठीक है। फिर आगे अगर हम बात करें, आगे आपको दे रखा है कि देयर हैज़ बीन अ कॉन्ट्रवेंशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और अ स्टैट्यूट इन अपॉइंटिंग सच पर्सन टू दैट ऑफिस। तो यहाँ पे ये वाली स्टेटमेंट भी आपकी करेक्ट है। और लास्ट आपको दे रखा है कि द अपॉइंटमेंट इज इन ट्यून विद द स्टैट्यूटरी प्रोविजन। तो ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आपके सीधे सीधे आपको दिख रहा है यहाँ पे कि बी ऑप्शन जो आपको दे रखा है वो आपका गलत है, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे मस्ट लगा दिया। मस्ट अगर नहीं होता तो आपका यहाँ पे ये ऑप्शन करेक्ट बनना था, ठीक है। तो राइट आंसर अपना यहाँ पे क्या रहेगा, अपना यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर बन जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे डायरेक्ट स्टैटिक बेस दे रखा है यहाँ पे कि विच अमंग द फॉलोइंग रेट इज इशूड टू क्वैश द ऑर्डर ऑफ कोर्ट और ट्रिब्यूनल। तो कोर्ट और ट्रिब्यूनल के ऑर्डर को क्वैश करने के लिए, क्वैश मतलब होता है एक तरीके से यहाँ पे खत्म करने के लिए, रिमूव करने के लिए कौन सी रिट का यहाँ पे यूज़ किया जाता है। तो मैंने आपको अभी बताया था, हम लोग यूज़ करते हैं यहाँ पे सर्चुरी रिट। जहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका जो डिसीजन दे दिया है यहाँ पे लोअर कोर्ट ने, अगर उसको आपको चेंज करना है, तो चेंज करने के लिए आप क्या करोगे, पुराने डिसीजन जो उसने यहाँ पे कोर्ट ने दिया है, लोअर कोर्ट ने, उसको खत्म करोगे। तो उसी का ही मतलब है यहाँ पे स्क्वैश करना, खत्म करना, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी जो करेक्ट रेट यूज होगी वो है आपकी यहाँ पे सर्चुटरी रेट, ठीक है। तो राइट आंसर अपना यहाँ पे बन जाएगा डी ऑप्शन। और अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है यहाँ पे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज नॉट कवर्ड अंडर जीएसटी। कौन सा आपका आइटम जीएसटी के अंदर नहीं आता है। तो बहुत आपका न्यूज़ में था उस टाइम पे, सीडीएस 1 2022 के टाइम पे। और ये आपका करंट अफेयर से रिलेटेड आप बोल सकते हो, या फिर आप इसको इकोनॉमी से रिलेटेड भी आप यहाँ पे बोल सकते हो, ठीक है। और पॉलिटी से रिलेटेड आप यहाँ पे बोल सकते हो इसको, क्योंकि जीएसटी वगैरह आप यहाँ पे पॉलिटी में भी पढ़ते हो, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और इकोनॉमी में भी पढ़ते हो, और करंट अफेयर में आपका यहाँ पे क्योंकि न्यूज़ में था इसलिए आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पे आप देखोगे जो आपका पेट्रोल है ये आपका जीएसटी के अंदर नहीं आता है। तो करेक्ट आंसर आपका बनना था यहाँ पे डी ऑप्शन। और उस टाइम पे बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था इसलिए आपसे यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। और बाकी जैसे आपको यहाँ पे पता ही होगा, जीएसटी के आपके 3 टाइप के जीएसटी आपको देखने को मिलते हैं। एक होता है यहाँ पे सीजीएसटी, जो कि बेसिकली आपका सेंटर लगाता है। एक आपका होता है यहाँ पे एसजीएसटी, जो आपका यहाँ पे स्टेट लगाता है। और एक आपका होता है आईजीएसटी, ठीक है, जो कि आपके इंटर स्टेट जो आपके यहाँ पे है
सप्लाईज़ वगैरह जब आपके गुड्स वगैरह होते हैं, जो भी सर्विस आपको देखने को मिलती है, तो उनमें आपका यहाँ पे लगता है। ठीक, तो ये आपके इंटर स्टेट बेसिकली आपके यहाँ पे लगाते हैं, जिन भी स्टेट्स में आपके यहाँ पे ये चीज़ हो रही होती है। तो ये आपके यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो प्लीज़ इसको बिल्कुल भी आपको भूलना नहीं है कि आपका यहाँ पे पेट्रोल जो है ये आपका इसके अंदर नहीं आता है। ठीक है, इसके अलावा आप देखोगे यहाँ पे तो और कौन कौन सी चीज़ नहीं आती है, तो आपके यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी आपका जीएसटी के अंदर नहीं आती है। एल्कोहल आपकी जीएसटी के अंदर नहीं आती है। फिर अगर आप देखोगे नेचुरल गैस, ठीक है, नेचुरल गैस आपकी जीएसटी के अंदर नहीं आती है। ठीक है, और एल्कोहल वो भी वही वाली हो जो ह्यूमन कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, जो आपके मेडिसिन बनाने में या फिर आपके अलग चीज़ों में यूज़ हो रही है, वो सब बेसिकली आपकी फिर यहाँ पे जीएसटी में आ जाएगी। तो ह्यूमन कंजम्पशन की जब हम बात करेंगे, तो वो सब एल्कोहल जो आप कंज्यूम कर रहे हो यहाँ पे, ह्यूमन जो कंज्यूम कर रहे हैं, वो सब आपकी इसमें नहीं आती है। तो ये इंपॉर्टेंट है जो आपको यहाँ पे याद रख लेना है। इसके अलावा आप देखोगे तो यहाँ पे फ्यूल्स जो आपके हैं, ठीक है, जैसे आपका क्रूड ऑयल वगैरह हो गया, तो क्रूड ऑयल आपका इसमें नहीं आता है। फिर आपका यहाँ पे टरबाइन फ्यूल आपके जैसे होते हैं, ये सब आपके इसमें नहीं आते हैं। ठीक है, तो ये सब आपके इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखने हैं, जो आपके जीएसटी के अंदर नहीं आते हैं। तो इसके साथ हमने यहाँ पे अपने सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए अपने इस पर्टिकुलर टॉपिक पे, जो हमने यहाँ पे लेके चले थे इस पर्टिकुलर वीडियो को शुरू करने से पहले। तो अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होता है, तो हम कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कर देना। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और वहाँ पे आप अपने डाउट्स वगैरह भी पूछ सकते हो, मुझसे पर्सनली पूछ सकते हो, और साथ ही साथ अपने यहाँ पे जो आपके तरीके से यहाँ पे लोग भी जो प्रिपेयर कर रहे हैं, बच्चे जो प्रिपेयर कर रहे हैं, आप आपस में अपना डिस्कशन भी कर सकते हो। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के लिए आप यहाँ पे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर पहली बार आए थे तो यहाँ पे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर, वीडियो को लाइक कर देना, ताकि ज़्यादा से लोगों तक वीडियो पहुँच पाए, उनकी यहाँ पे हेल्प हो पाए। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।